नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल IAS एनालिसिस में। आज क्लास शुरू करने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातों को शेयर करना चाहता हूं। देखिए, अभी वर्तमान में हम लोग NCERT की बात करें तो NCERT का रोल अभी डे टू डे यहाँ पे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से प्रश्नों को पूछा जा रहा है, चाहे हम लोग बात कर ले UPSC की या फिर किसी भी स्टेट PCS की बात कर ले, तो अब पहले जैसे प्रश्न नहीं आ रहे हैं। आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि पहले क्या होता था कि बहुत सारा जो फैक्चुअल जो इन्फॉर्मेशन था यहाँ पे किसी भी आयोग के द्वारा, या चाहे हम लोग UPSC की क्यों ना बात कर ले, उस तरीके से प्रश्नों को पूछा जा रहा था। लेकिन अभी वर्तमान में प्रश्नों का जो नेचर है बहुत अधिक बदल गया है। हर जगह कोशिश यही किया जा रहा है कि स्टूडेंट की कितनी समझ विकसित हुई है, उस समझ पे यहाँ पे प्रश्न बनाने की कोशिश की जा रही है। इसका मतलब हर हाल में आपको इस NCERT के माध्यम से अपना जो अंडरस्टैंडिंग जो लेवल है पूरी तरीके से यहाँ पे डेवलप करना होगा। जब तक कि अंडरस्टैंडिंग लेवल डेवलप नहीं होगा, आप कितना भी अधिक से अधिक तथ्यों को रट के जाएंगे, एग्ज़ाम में असफल होने की संभावना सबसे अधिक रहेगी। इसीलिए कोशिश यही कीजिए कि सबसे पहले अपने अंडरस्टैंडिंग लेवल को डेवलप करने का, और यही मैं कोशिश कर रहा हूँ, यही मैं प्रयास कर रहा हूँ कि जितना हो सके मैक्सिमम टाइम लेके यहाँ पे एक एक चीज़ों को मैं बारीकी से आप लोगों को बताते चलो, ताकि आपका एक अंडरस्टैंडिंग लेवल डेवलप हो सके। सोचने समझने वाला प्राणी आपको बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। और यकीन मानिए, अगर डे टू डे इसी तरीके से आप अपने स्टडी को, जिस तरीके से मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, वैसे अगर आप स्टडी करते चलते हैं तो फिर आसानी से वो सारी चीज़ें आपके अंदर आ भी जाएगी। जब आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल डेवलप हो जाएगा तो फैक्ट भी उसके साथ साथ दौड़ के आपके पास आएगा। फैक्ट के लिए इतनी अधिक समस्या नहीं होगी। कहने का मतलब है कि आप रटने की प्रक्रिया से पूरी तरीके से यहाँ पे बाहर निकल जाएंगे। और बहुत सारा स्टूडेंट का मेरे पास मैसेज आ रहा है, कमेंट भी आ रहा है कि सर जल्दी जल्दी कराइए। देखिए, जल्दी जल्दी होगा यहाँ पे। इसमें आपका भी ड्यूटी है कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने की कोशिश करें। नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करवाएं, चूँकि इतना जो क्वालिटी जो कंटेंट है आपको ईजी अवेलेबल नहीं होगा हर जगह, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे कराई जा रही है NCERT 6 से लेके 12 तक की। इसमें ना सिर्फ हिस्ट्री कंप्लीट होगा, बल्कि सिविल सर्विस को ध्यान में रखते हुए ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, इंडियन सोसाइटी हो गया, वैसे जितने भी जो रिलेवेंट सब्जेक्ट है उन सारे सब्जेक्ट को बिल्कुल इसी वे में कंप्लीट कराई जाएगी। और इस सीरीज़ का सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट जो मैंने, ठीक है, अब बेनिफिशियल पार्ट समझता हूँ कि इसमें MCQ, देखिए हर एक चैप्टर में कम से कम 15 से 20 MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में शामिल करके चल रहा हूँ, ताकि क्लास ही में आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होके चले। चीज़ों को आप समझने के साथ साथ किस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है उसे भी आप लोग देखने का प्रयास करें। और ये सारे MCQ मैंने आप लोगों से ऑलरेडी शेयर किया हुआ है कि ये या तो UPSC में या फिर किसी न किसी स्टेट PCS में यहाँ पे पूछा गया है, वैसे ही MCQ को यहाँ पे शामिल करके चला जा रहा है। तो बिल्कुल आपको इसके लिए निश्चिंत रहना है। चलिए आज हम लोग बात करते हैं क्लास 6 के अंतर्गत जो चैप्टर नंबर 5 है, जिसमें राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य के बारे में आज आपको पढ़ना है। अब यहाँ पे राज्य देख पा रहे हैं, यहाँ पे अब धीरे धीरे राज्य बनने लगा। इस राज्य का जो संबंध है बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा महाजनपद काल से। महाजनपद काल से देखेंगे तो 16 बड़े बड़े जो महाजनपद का यहाँ पे उदय होगा। बाकायदा यहाँ पे कोई न कोई एक शासक भी होगा। अब दूसरे सेगमेंट में यहाँ पे देख पा रहे राजा के रूप में, अर्थात यहाँ पे कोई न कोई यहाँ पे शासक होगा। जैसे कि आज आपको पढ़ना है मगध साम्राज्य के बारे में, मगध महाजनपद के बारे में आपको पढ़ना है। मगध साम्राज्य इसीलिए बोला जाता है कि उस समय के समकालीन जितने भी 16 जो महाजनपद थे, उन 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था वो मगध ही था। इसीलिए इसको एक मगध साम्राज्य के रूप में भी जाना जाता है। आगे चल के इसी मगध साम्राज्य से ही देखेंगे तो अशोक के द्वारा भी, ठीक है, एक बहुत बड़े साम्राज्य का विकास किया जाएगा। एक से एक मौर्य वंश के अंतर्गत आपको शासक देखने के लिए मिलेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा, अशोक हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको जानने के लिए मिलेगा मगध साम्राज्य के बारे में। उसके बाद देखेंगे तो इसी समय एक प्राचीन गणराज्य, अर्थात यहाँ पे एक क्षेत्र मिलेगा बिहार में ही, वज्जी। ध्यान रखिएगा, पटना के आसपास का जो क्षेत्र था वज्जी, जिसकी राजधानी वैशाली हुआ करती थी। प्राचीन गणराज्य देख पा रहे हैं यहाँ पे। गणराज्य का मतलब होता है, गणराज्य का सीधा सा मतलब होता है, ठीक है, उस समय के संदर्भ में देखिए तो गण का मतलब क्या होता है, लोगों का समूह। अर्थात वज्जी जो ये संघ जो चल रहा था, यहाँ पे कोई मोनार्ची सिस्टम मौजूद नहीं था, राजतंत्रात्मक व्यवस्था मौजूद नहीं थी, बल्कि देखेंगे तो इस क्षेत्र के अंतर्गत कई सारे छोटे बड़े जो भी यहाँ पे
लोग यहाँ पे होते थे, शासक के रूप में आप इनको समझ सकते थे। बाकायदा इनको चुन के यहाँ पे भेजा जाता था और यही खासियत है गणराज्य की। जैसे कि भारत आज वर्तमान में एक रिपब्लिक, ठीक है, स्टेट के रूप में मौजूद है, रिपब्लिक देश के रूप में मौजूद है। तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि भारत का जो राष्ट्र जो अध्यक्ष है, जिसे हम लोग राष्ट्रपति के नाम से जानते हैं, वो देखिए, ठीक है, लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से ही, ठीक है, इनडायरेक्टली उसका चुनाव होता ही होता है। लेकिन अभी वर्तमान में जो है ब्रिटेन है पूरी तरीके से राजतंत्रात्मक व्यवस्था के अंतर्गत ही चल रहा है, इसीलिए उसे एक गणराज्य के रूप में दर्जा आज भी दिया नहीं जाता है। ठीक है, तो आगे जानेंगे हम लोग कि गणराज्य क्या होता है, रिपब्लिक क्या होता है, इसके अलावा लोकतांत्रिक देश क्या होता है। ठीक है, दोनों में अंतर है। तो अभी चलिए हम लोग इसे बारी बारी से देखने का प्रयास करते हैं। लेकिन इसे देखने से पहले मैं पीछे के टॉपिक से को रिलेट करने का प्रयास करता हूं, क्योंकि देखिए जब भी मैं पढ़ाता हूं तो पीछे के 1 से 2 टॉपिक को मैं लिंक करने का प्रयास करता हूं ताकि आप रटने की प्रक्रिया से बाहर निकले। अब यहाँ पे बेसिकली देखेंगे आज का जो टॉपिक है हमारा जनपद और महाजनपद के इर्द गिर्द आपको घूमते हुए दिखाई देगी। अब इसको समझने के लिए पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि वैदिक काल, ठीक है, जब हड़प्पा काल का पूरी तरीके से पतन हो गया तो उसके बाद से जो वैदिक काल आया, इस वैदिक काल को मोटे तौर पे 2 भागों में बांटा गया था। पहला था यहाँ पे ऋग वैदिक काल और दूसरा था यहाँ पे उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल में देखा था हम लोगों ने कि किस प्रकार से वहाँ पे बिल्कुल एक जन की अवधारणा थी। जन का मतलब है यहाँ पे कोई एक छोटा सा क्षेत्र है, इस क्षेत्र में रहने वाले जो भी लोग हैं यहाँ पे, जहाँ पे कोई न कोई यहाँ पे, ठीक है, इनका सरदार होता था, कबीला के रूप में कह सकते हैं। लेकिन वो सरदार भी देखें तो प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पे, ठीक है, चुना जाता था। सभा और समिति नामक 2 सभाएं भी हुआ करती थी। तो कुल मिला के यहाँ पे हमने देखा था जन में कि जो सरदार जो हुआ करता था, लोगों के माध्यम से यहाँ पे चुना जाता था, वहाँ पे भी वंशानुगत व्यवस्था मौजूद नहीं थी। और ऋग वैदिक काल में एक चीज़ मैंने और आपको और ही बात बताया था, यहाँ पे जो कर्म के आधार पे जो जाति व्यवस्था मौजूद थी। अर्थात अगर कोई वेदों का पाठ कर्म बहुत अच्छे से करता है तो हो सकता है कि ब्राह्मण ही कहलाएगा। अगर कोई, ठीक है, शिल्पकार है तो हो सकता है कि उसको वैश्य की कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पे देखेंगे तो कर्म के आधार पे प्रमुखता यहाँ पे दी जाती थी। यहाँ पे वंशानुगत जाति व्यवस्था यहाँ पे हावी नहीं थी। अब यही है उत्तर वैदिक काल में देखेंगे तो वैसे अब जो यहाँ पे जन है, जैसे यहाँ एक क्षेत्र है जन का, यहाँ क्षेत्र है, यहाँ क्षेत्र है, तो ऐसे कुछ जन वाले क्षेत्रों को, बहुत सारे जन वाले क्षेत्रों को मिला के यहाँ पे जनपद का यहाँ पे निर्माण किया गया। अब जनपद का निर्माण किया जा रहा है तो यहाँ पे कोई ना कोई तो व्यवस्था मौजूद होगी इन सारे लोगों को चलाने के लिए। तो यहीं से देखेंगे तो एक शासक की अवधारणा यहाँ पे मजबूत होती चली गई। अब यही शासक धीरे धीरे ऋग वैदिक काल टाइप का ही नहीं आपको कि सभा और समिति चुनेगी, बल्कि धीरे धीरे वंशानुगत होता चला जाएगा। और महाजनपद तक आते आते ये प्रक्रिया आपको देखेंगे, ठीक है, बहुत मजबूत होती दिखाई देगी। क्योंकि महाजनपद जो काल है, ऐसे अब बहुत सारे जनपद, सपोज करिए यहाँ एक जनपद है, यहाँ जनपद है, यहाँ जनपद है, ऐसे बहुत सारे जो जनपद को मिला के क्या किया गया, महाजनपद का निर्माण किया गया। तो आशा करता हूँ इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी कि आज हम लोग बेसिकली जनपद और महाजनपद के बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे। चलिए, ठीक है। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं, इस मैप को ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। यही जो इलाका था, मैंने बताया था आपको, ये है सिंधु नदी, ठीक है, सिंधु नदी। और सिंधु नदी की कई सारी सहायक नदियाँ, जैसे कि, ठीक है, झेलम हो गया, चेनाब हो गया, रावी, ब्यास, सतलज, ऐसे यहाँ पे, ठीक है, कई सारी नदियों का यहाँ पे समूह हुआ करता था। यहीं से शुरुआत हुआ था ऋग वैदिक काल। और मैंने बताया था कि इनका जो प्रमुख जो पेशा जो था, प्रमुख जो पशु था, अगर हम लोग पेशा की बात करें तो कृषि ही यहाँ हुआ करता था। प्रमुख अगर पशु की बात करें यहाँ पे तो सर्वप्रथम इनका जो प्रमुख पशु गाय हुआ करता था। लेकिन आगे चल के, ठीक है, मतलब शुरुआत में, ठीक है, घोड़ा हुआ करता था, घोड़ा, ठीक है। आगे चल के प्रमुख जो पशु हो गया यहाँ पे गाय के रूप में इनके अंतर्गत, ठीक है, स्टेबलाइज हो गया। ये लोग गाय को सबसे अधिक, ठीक है, मान्यता देने लगे, क्योंकि गाय से, ठीक है, दुग्ध वगैरह बहुत सारी जो सामग्री है जिससे निर्माण हो सकता था। अब देखेंगे तो यहीं से अब ये जो नदियों वाला जो क्षेत्र है, आपको यहाँ से समझना है कि भारत की जो जलवायु है, देखिए मानसूनी जलवायु है। अब
अगर ये लोग इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, इधर जाते तो फिर इधर क्या है, पूरा पूरा मरुस्थलीकरण वाला क्षेत्र है। पाकिस्तान के बाद से देखेंगे इधर अब अफगानिस्तान हो गया, ईरान हो गया, इधर क्या है, पूरा का पूरा डेजर्ट वाला इलाका है। तो कोई इधर से पश्चिम के इलाकों में क्यों जाना चाहेगा, खुद सोच के देखिए। अब ये लोग यहाँ पे धीरे धीरे मूव करना कहाँ शुरू किया, इधर पूरब की तरफ। ये कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखते चलिए, पूरब की तरफ ये लोग मूव करना शुरू हो गया। ये पूरा पूरा हिमालय क्षेत्र है यहाँ पे, और आपको पता है कि हिमालय के नीचे जो इलाका है यहाँ पे नवनिर्मित मैदान है। यहाँ पे आगे जानेंगे आप लोग ज्योग्राफी में, ठीक है। और इसमें देखेंगे तो एकदम बिल्कुल मैदानी क्षेत्र है। बहुत सारी यहाँ से हिमालयी नदियाँ, हिमालयी जो नदियाँ है इन्हीं मैदानों में प्रवेश करती है। पूरा का पूरा ये मानसूनी जलवायु वाला क्षेत्र है। मानसून, ठीक है, इधर से जब आएगा, इधर से आएगी यहाँ पे, ठीक है, तो इधर जाते जाते इधर घूम के, ठीक है, बहुत अच्छी खासी यहाँ पे बारिश भी कराती है। बहुत उपजाऊ वाला इलाका था, लेकिन यहाँ पे समस्या क्या थी, तो पूरा का पूरा यहाँ पे वन हुआ करता था इन मैदानी इलाकों में। अब ये लोग क्या किया, तो धीरे धीरे वनों की कटाई करने लगा। ऋग वैदिक काल के लोगों का आपको जैसे मैंने बताया था कि इनके प्रमुख जो देवता कौन थे यहाँ पे, इंद्र थे। इंद्र के साथ साथ ये लोग अग्नि को भी बहुत अधिक तवज्जो देता था। तो जंगलों को साफ करने के लिए जैसे कि अग्नि का उपयोग करता था, जंगलों में आग लगा दिया, बहुत सारे जंगल जल के राख हो जाते थे। लेकिन आगे चल के आपको समझना होगा कि एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी दौर आएगा जब, ठीक है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास लोहे की यहाँ पे खोज हो जाएगी। अब लोहे की खोज होगी तो आपको समझना होगा कि लोहे के खोज के बाद से धीरे धीरे बहुत सारे लोहे के उपकरण बनने लगे, युद्धास्त्र बनने लगे। जंगलों को सफाई करने के लिए लोहे के बड़े बड़े यहाँ पे, ठीक है, औजार बनाए जाने लगे। हंसिया, टांगी होता है ना काटने के लिए वनों को, तो बड़ी तेज़ी से इन वनों की यहाँ पे सफाई की गई, सफाई की गई। और यहाँ से धीरे धीरे लोग माइग्रेट करके, प्रवसन करके धीरे धीरे इधर उत्तर प्रदेश, बिहार के क्षेत्रों में इधर ये लोग क्या करने लगे, आने लगे। तो जब इन क्षेत्रों में लोग आएंगे तो इधर ही माना जाता है कि, ठीक है, वेद वगैरह बाकी जो वेद बच गया था, चूँकि ऋग्वेद तो इन्हीं क्षेत्रों में लिखा गया था। अब बाकी जो वेद है जैसे कि यजुर्वेद, उसके साथ साथ सामवेद, अथर्ववेद, आगे चल के आपको देखने के लिए मिलेगा। उसके अलावा और भी बहुत सारे ब्राह्मण ग्रंथ है, उपनिषद है, अरण्यक है। इन सारे चीज़ों को इन्हीं क्षेत्रों में यहाँ पे लिखा जाने लगा। तो आपको ये सारी बातें समझने की कोशिश करना है, और मूल में समझाने का मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो परिवर्तन है, इस परिवर्तन का सबसे जो मुख्य कारण क्या है, यहाँ पे लोहा है। तो देख पा रहे हैं, लोहे की खोज हो जाने से आपको समझना होगा कि जब लोहे की खोज नहीं हुई थी तो लोग हड्डियों का उपकरण बनाते थे, लकड़ियों का उपकरण बनाते थे। तो क्या एक हड्डी का जो उपकरण है जंगलों की सफाई कर पाएगा? एक हड्डी के उपकरण से क्या भूमि की जुताई हो पाएगी? जुताई भी होगी तो कितनी जुताई होगी, थोड़ी ही मात्रा में जुताई होगी, हड्डी टूट जाएगा। लकड़ियाँ, ठीक है, बहुत लंबे समय तक रह नहीं पाएगा, सड़ जाएगा। तो लोहे की खोज ने बहुत एक नया, कह सकते हैं कि क्रांति ला दिया, एक नया क्रांति ला गया। बड़ी तेज़ी से यहाँ पे लोहे के उपकरण बनने लगे। अब लोहे के उपकरण यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है, हल हो गया, हल के साथ साथ बहुत सारे युद्धास्त्र भी यहाँ पे बनने लगे। युद्धशास्त्र जैसे तलवार, भाला, बर्छी, तीर, धनुष, ठीक है, सब यहाँ पे बनने लगा। और कृषि का यहाँ पे विस्तार होने लगा। अब यही मेन जड़ है। अब कृषि का विस्तार हो रहा है। अभी मैंने बताया आपको कि इन सारे क्षेत्रों में लोग सीमित था, तो भूमि इनके लिए कम पड़ रही थी। अब भूमि का विस्तार करना है तो जंगलों की सफाई करनी होगी, और जंगलों की सफाई वे लोग उन्हीं क्षेत्रों में करेंगे जहाँ पे नदियाँ है, मानसूनी जलवायु है, जहाँ पे वर्षा अधिक होती है। और वो सारा क्षेत्र कहाँ है? इधर उत्तर प्रदेश, बिहार के तरफ। तो ये लोग क्या करने लगा? भूमि का विस्तार करने लगा। अब भूमि का विस्तार कर रहा है, यही तो है। अब ये जन है, अब यहाँ पे लोग बसा हुआ है, यहाँ पे भी लोग बसा है। सपोज करिए ये जन है, यहाँ पे जन वाला क्षेत्र है, जन वाला क्षेत्र है, सबका अपना अपने कबीला है। अब सपोज करिए अगर इस जन के कबीले वाले ने इनको पराजित कर दिया, इनको पराजित कर दिया, तो मिला के क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा जनपद हो जाएगा। पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? जनपद हो जाएगा। यही प्रक्रिया चल रही है। भूमि को लेकर युद्ध हो रहा है, और भूमि को लेकर युद्ध होने के साथ साथ उनका क्षेत्र भी बढ़ रहा है। कोई न कोई एक शासक का नाम भी आगे आ रहा है। यही परंपरा, यही प्रक्रिया आगे आपको चलती जाएगी, चलती जाएगी। ठीक है, तो इतना चीज़ें आपको ध्यान में रख के चलना होगा। अब आइए हम लोग यहाँ पे अपने टॉपिक पे एंट्री करते हैं, जिसका नाम है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। अब थोड़ी देर के लिए आप यहाँ पे सोचने की कोशिश कीजिए। ठीक है, एक बच्चे के बारे में देख पा रहे हैं, यहाँ पे संकरण है, यहाँ पे
सुबह सुबह उठा, देख रहा है कि उसका नाना नानी कहाँ करने जा रहे हैं, वोट देने जा रहे हैं, ठीक है, अपने शासक का चुनाव करने जा रहे हैं। बड़ा इस बच्चे को, ठीक है, अतिशयोक्ति होती है, होता है ना, यहाँ पे जिज्ञासु बनने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे कि क्यों जा रहे हैं वोट देने। तो उसके नाना जी ने उसे जल्दी में समझाने की कोशिश की कि आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं, अर्थात जिसको हम वोट देंगे, जो विजित होके आएगा वही हम पे क्या करेगा, पूरी तरीके से शासन करेगा। अब यही है, अब सोचने में लग गया कि पहले किस तरीके से होता होगा, ठीक है। यही एनसीईआरटी की खासियत है कि शुरुआत में आपको सोचने पे मजबूर करता है, सोचने में मजबूर करता है। चूँकि आपको जान के बड़ी अतिशयोक्ति होगी, आज जो जिससे हम लोग वोटिंग सिस्टम के माध्यम से अपने शासकों का चुनाव करते हैं, अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, ये जो शुरुआत हुआ है आज से देखा जाए तो बहुत अधिक लंबा समय नहीं हो रहा है। 1947 के बाद से, भारत जब आज़ाद हुआ उसके बाद से ही भारत एक लोकतांत्रिक देश बना, एक गणराज्य बना। उसके बाद से हमारे लोगों के द्वारा, हमारे पूर्वजों के द्वारा अपने शासकों का, अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता था। पहले इस तरह की व्यवस्था नहीं थी। पहले व्यवस्था कैसी थी यहाँ पे, राजतंत्रात्मक व्यवस्था। इसका मतलब इसी को बोलते हैं हम लोग मोनार्ची सिस्टम, इंग्लिश में बोलते हैं यहाँ पे मोनार्ची सिस्टम। इसका सीधा सा मतलब है यहाँ पे कि राजा का बेटा क्या बनेगा, राजा ही बनेगा। वो योग्य हो नहीं हो, लेकिन उस वंशानुगत प्रणाली के अंतर्गत अगर वो राजा का बेटा है तो राजा ही बनेगा, खासकर ज्येष्ठ पुत्र को बनाया जाता था। लेकिन अभी देखिए क्या है अभी कॉन्सेप्ट लोकतंत्र में कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, बल्कि राजा वही बनेगा जो वास्तविक रूप से हकदार होगा। तो चीज़ें बदल रही है, लेकिन पुराने चीज़ों को जब तक आप नहीं जानेंगे, आप वर्तमान की चीज़ों को आप कैसे समझेंगे, कैसे एक आपके अंदर वो फीलिंग, एक गट्स फीलिंग आएगी कि पहले क्या था, आज कितना परिवर्तन हो गया है। इन्हीं सारी चीज़ों का आपको सोचने का प्रयास करना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए कि कुछ लोग यहाँ पे शासक कैसे बने। देखा जाए तो लगभग 50 वर्षों से, आज से अगर देखा जाए 50 या फिर कितना हो जाएगा, आज़ादी के बाद से लगभग अभी हाल ही में, ठीक है, अमृत काल मनाया गया, 75 वर्ष पूरा हो चुका है, ठीक है। तो मतदान के जरिए, ईवीएम के जरिए, ठीक है, ईवीएम तो आज आया है, ईवीएम आज आया, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। पहले क्या होता था, बैलेट पेपर होता था, बैलेट पेपर के माध्यम से यहाँ पे चुनाव होता था। लेकिन अब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आ गया है, इसमें बड़ी तेज़ी से रिजल्ट यहाँ पे निकल जाता है। तो इसी के माध्यम से यहाँ पे चुनाव होता था। ये देख पा रहे हैं, ये है हमारा प्यारा भारत, ठीक है, यही क्षेत्र है सिंधु नदी वाला, ध्यान से देखते चलिए, ठीक है। और इधर बिहार, यूपी, बिहार का पूरा पूरा ये क्षेत्र है। थोड़ा सा देख के इस झंडे को फील करना है, ठीक है, क्योंकि अचानक ये झंडा भी नहीं आया है, इसके भी एक अलग कहानी है, आगे आपको जानने का मौका मिलेगा। तो ये देख पा रहे हैं यहाँ पे यही होता है वोटिंग सिस्टम। आज जिस तरीके से वर्तमान में, ठीक है, लाखों करोड़ों लोगों के द्वारा अपने प्रतिनिधियों को, अपने शासकों के यहाँ पे चुनाव किया जाता है। अब यहाँ पे आपको समझना है कि ये जो चीज़ें हैं, ठीक है, मैंने बताया कि ये तो अभी लगभग आज़ादी के बाद से अभी देखा जाए तो मोटा मोटी, ठीक है, 75 साल के आसपास हुए हैं। तो पहले क्या था, राजतंत्रात्मक व्यवस्था वहाँ पे मौजूद था, ठीक है। अब राजतंत्रात्मक व्यवस्था में आपको यही समझने की कोशिश करना है कि पहले इस तरह से नहीं होता था। राजतंत्रात्मक व्यवस्था का मतलब कि राजा का बेटा क्या होगा, यहाँ पे राजा होगा, ठीक है। तो उस समय लोग क्या करते थे, तो जो शासक होता था, शासक अपने क्षेत्र का विस्तार किस तरीके से करता था, एक मजबूत शासक, किसी भी क्षेत्र का शासक कैसे बनता था, उसके लिए एक बड़ी सरल प्रक्रिया अपनाई गई थी। इस इमेज को देखने का प्रयास कीजिए, ठीक है। एक अश्वमेघ यज्ञ को, ठीक है, मैंने यहाँ पे शामिल करने का प्रयास किया है। लेकिन ये जो अश्वमेघ यज्ञ है, देखेंगे तो इसी घोड़े को क्या किया जाता था, आप समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। इस घोड़े को बहुत ही सुंदर तरीके से इसको सजाया जाता था, बहुत सारे सीरियल वगैरह में, मूवी वगैरह में देखे होंगे, ठीक है। एक अश्वमेघ यज्ञ के जरिए कोई भी क्षेत्र का, सपोज करिए यहाँ, ठीक है, कोई अगर यहाँ पे शासक है, ये शासक का ये क्षेत्र है, तो यहाँ पे एक अश्वमेघ यज्ञ करता था। अपने अंगरक्षकों को, ठीक है, माना जाता था कि अश्वमेघ यज्ञ से एक घोड़ा निकलता था, ठीक है। जो भी किंवदंती है, जो भी कहानियाँ हैं, एक सिंबलाइज के तौर पे अपने घोड़े को राजा एकदम, माने होता है ना, इसके गले में जो नेम प्लेट यहाँ पे डाल दिया जाता था,
जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं, जैसे रामायण आप लोगों ने जरूर देखा होगा, ठीक है। रामायण में जब राम जी के द्वारा यहाँ पे अश्वमेध यज्ञ किया जाता है तो किस प्रकार से उस अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को लव कुश के द्वारा यहाँ पे रोकने का प्रयास किया जाता है और बदले में क्या होता है, युद्ध होता है। ठीक वही चीज़ है कि अगल बगल यहाँ पे अगल बगल जो भी उस शासक के अंगरक्षक होंगे इस घोड़े के पीछे पीछे दौड़ेंगे। अब ये घोड़ा सपोज करिए ये शासक का क्षेत्र है, अगर ये दूसरे क्षेत्र में आ गया, यहाँ भी कोई शासक होगा, यहाँ भी कोई शासक होगा, जितने क्षेत्रों को ये घोड़ा ध्यान रखेगा, ठीक है, अगर ये लांघ के चला जाए, अगर इन शासकों के द्वारा इस घोड़े को रोकने की हिम्मत नहीं हुई तो इसका मतलब कि जिसने अश्वमेध कराया है इन सारे क्षेत्रों का वो क्या हो जाएगा, शासक हो जाएगा। सिंपल सी बात है। जो यहाँ पे अगर रोकेगा, सपोज करिए अगर कोई यहाँ पे रोक रहा है, कोई भी क्षेत्र है यहाँ पे, यहाँ का कोई शासक रोक रहा है कि नहीं हम उस शासक की अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर अब इन दोनों शासकों में क्या होगा, पूरी तरीके से घमासान युद्ध होगा। यही प्रक्रिया होता था उस समय शासक बनने का। अब यहाँ पे देखने का प्रयास कीजिए, ठीक है। अश्वमेध यज्ञ मूल रूप से देखा जाए तो एक शक्ति प्रदर्शन का बहुत बड़ा कर सके ना, एक सिंबॉलिक था, सिंबॉलिक रूप था कि देखो भाई हमारे पास कितनी शक्ति है, ठीक है, हमारे शक्ति को तुम रोक पा रहे हो कि नहीं रोक पा रहे हो। शक्ति प्रदर्शन का ही यहाँ पे क्या था, आधार था। एक घोड़े को इसमें ध्यान रखिएगा, एक घोड़े को, ठीक है, राजा के लोगों की देख रेख में इसको एकदम खुला स्वतंत्र विचरण करने के लिए यहाँ पे छोड़ दिया जाता था। अब जो भी यहाँ पे विजित क्षेत्र था, ठीक है, या तो घोड़े उसको मैंने बताया जैसे लांग लेता था तो क्षेत्र, ठीक है, जिसने अश्वमेध यज्ञ कराया है जिस शासक ने उसका हो जाता था, या अगर उस क्षेत्र का कोई भी शासक अगर उसको रोकता था तो उसको बदले में अश्वमेध यज्ञ करने वाले जो, ठीक है, शासक होता था उससे लड़ाई करनी होती थी। अब ये जो यज्ञ की प्रक्रिया जो होती है, जैसे आज वर्तमान में यज्ञ वगैरह होता है, जैसे कि ठीक है अष्टायाम वगैरह देखते हैं ना, उसमें यज्ञ किया जाता है, तो उसी प्रकार से यज्ञ कराया जाता था किसके द्वारा, पुरोहित के द्वारा। अब ये जो पुरोहित है, ठीक है, जो भी विभिन्न जो मंत्रोच्चारण है कर रहा है, यहाँ पे जो भी आसपास के जो भी लोग हैं दान दक्षिणा लेके यहाँ पे आ रहे हैं, खासकर यहाँ पे वैश्य लोग, ठीक है, समाज में जो भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, कोई शिल्पकार है, कोई लोहार है, कोई किसान है, कोई कोई पशुपालक है, सारे लोग आ रहे हैं यहाँ पे क्या लेके, दान दक्षिणा को लेके आ रहे हैं, यज्ञ में चढ़ावा कर रहे हैं, और उस पुरोहित के द्वारा जो मंत्र उच्चारण कर रहा है इसको भी उसका, ठीक है, कुछ न कुछ भाग इसको यहाँ पे मिल रहा है। जो आज तक की प्रक्रिया देखिए चल ही पा रही है, ठीक है, आज तक की प्रक्रिया चल रही कि नहीं चल रही, खुद अब सोचने का देखिए, खुद अब सोच के देखिए कि प्रक्रिया अगर आज भी निरंतर रूप से चल रही है तो इसकी जो नींव था आज से देखा जाए तो लगभग, ठीक है, काफ़ी लगभग 3,500 साल पहले इस नींव को यहाँ पे रख दिया गया था, जो आज तक निरंतर रूप से चल रहा है। ये अचानक नहीं हुआ है। राजा को, ठीक है, राज सिंहासन के रूप में, ठीक है, बनाया जाता था, बड़ा सा कुर्सी जो होता है, या फिर उसको बाघ की खाल पे यहाँ पे बिठाया जाता था। अब इस अश्वमेध यज्ञ में, ठीक है, राजा के जो भी, ठीक है, अपने जो सगे संबंधी होते थे, उसकी पत्नी, उसके पुत्र, सब मिलजुल के ध्यान रखिएगा यज्ञ करते थे। और जिस क्षेत्र को राजा के द्वारा जीत लिया जाता था, खासकर जो घोड़ा विचरण करता था जिन जिन क्षेत्रों में, जिन जिन क्षेत्रों के शासक उसको रोकते नहीं थे उनको भी आमंत्रण किया जाता था, वे लोग भी गिफ्ट वगैरह सब, ठीक है, दान दक्षिणा सब लेके आता था और यहाँ पे राजा को देता था। और राजा भी बदले में, ठीक है, उनको अधीनता स्वीकार करने के लिए होता है ना, थैंक यू बोलना या कुछ न कुछ सिम्बोलाइज आकार दे देना कि चलो भाई आज से क्षेत्र किसका हो गया, हमारा हो गया। इसमें ध्यान रखिएगा शूद्रों को शामिल इसमें नहीं किया जाता था, ठीक है। अब ये शूद्र लोग कौन है अभी आपको जानने का मौका मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखेंगे जब भी युद्ध होता था तो युद्ध में कह सकते हैं कि शासक के साथ कोई न कोई यहाँ पे व्यक्ति होता था जो बहुत योग्य होता था। जैसे कि इसका काम होता था कि जो भी युद्ध होता था उसको बारीकी से वो देखता था, बारीकी से देखता था, सूक्ष्म रूप से देखता था, और युद्ध हो जाने के बाद से उस राजा के बारे में लिखता था कि राजा ने इस तरीके से युद्ध किया। जैसे कि एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आगे आपको जानने के मिलेगा गुप्त काल में एक शासक का नाम आएगा जिसका नाम है समुद्रगुप्त का एक दरबारी कवि होगा यहाँ पे हरिसेन।
हरिसेन। अब हरिसेन ने, ठीक है, बहुत सारा प्रशस्ति बोलते हैं, गुणगान, ठीक है, बहुत सारा राजा के बारे में गुणगान लिखा कि जब समुद्रगुप्त, ठीक है, सेना लेके चलता था तो एकदम लगता था कि, ठीक है, चारों तरफ धूल के कण, एकदम पृथ्वी डोल रही है। मतलब जितना बढ़ा चढ़ा के लिख सके, यही इनका काम होता था। ध्यान रखिएगा, शासक के साथ कोई ना कोई इनके साथ, ठीक है, जाता ही जाता था। ठीक है, बाद में बुक वगैरह लिखता था जो आज हमें वर्तमान में देखने के लिए मिलता है। तो कुल मिला के यही बात है कि इसमें शूद्रों को शामिल यहाँ पे किया नहीं जाता था। ठीक है, अब क्यों? तो शूद्रों को यहाँ पे क्या माना जाता था? पूरी तरीके से यहाँ पे शूद्रों को, ठीक है, अछूत की कैटेगरी में यहाँ पे रखा गया था। अभी आपको जानने के लिए मिलेगा कि शूद्र लोग कौन होते थे। अब यहाँ पे इस मैप को देखने की यहाँ पे कोशिश कीजिए। ठीक है, अभी मैंने बताया हुआ था कि ये है इधर सिंधु नदी। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से आपको देखने की कोशिश करना है। ये है सिंधु नदी। ठीक है, इधर जो भी कई सारी नदियों का क्षेत्र है जो आके सिंधु नदी से मिली हुई है। इधर हो जाएगा इधर गंगा का क्षेत्र। ठीक है, गंगा। फिर उसके बाद से देखेंगे तो इधर से यमुना नदी भी आके मिलेगी इस पे। अब यही जो गंगा यमुना का जो क्षेत्र है, यहाँ पे देख पा रहे हैं, इन सारे क्षेत्रों को ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। यहाँ वाले लोग जो ये ऋग वैदिक काल वाले लोग हैं, ये लोग माइग्रेट करके कहाँ आ रहे हैं? इधर गंगा यमुना के क्षेत्रों में आ रहे हैं। और इन सारे क्षेत्रों में जब आ रहे हैं तो कई सारे और जो वेदों की ये लोग रचना कर रहे हैं। जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि ऋग्वेद की रचना यहाँ हुई थी, बाद में इधर आके यजुर्वेद, सामवेद, इसके साथ साथ यहाँ पे अथर्ववेद सबकी यहाँ पे रचना होने लगी। इसके अलावा जो भी यहाँ पे अन्य जो ग्रंथ हैं, अन्य ग्रंथों की रचना सब इन्हीं सारे क्षेत्रों में होने लगी। पूरा का पूरा ये हिमालय रेंज है। सोचिए, इस हिमालय के गोद में बैठ के इतना शानदार मौसम, समझ रहे हैं ना, एकदम मतलब ना गर्मी है ना बहुत अधिक ठंडी है। हिमालय की गोद में बैठ के ऋषि मुनि तप करते थे। एक से एक इन लोगों के द्वारा वेद ग्रंथों को यहाँ पे लिखा गया, जो कि आज भी भारत के लिए, ठीक है, अमूल्य धरोहर के रूप में मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ पे वेदों में क्या होता था? तो समाज से संबंधित, धर्म से संबंधित बहुत सारे बातों को वे लोग, ठीक है, बताने का प्रयास करते थे। अब इस समय देखेंगे इन्हीं सारे क्षेत्रों में अब कई सारे लोग इसमें शामिल हो गए थे। जैसे कि शुरुआत में मैंने बताया था कि कृषि, इस कॉन्सेप्ट को बार बार देखने का प्रयास कीजिए आप लोग, एकदम अभी से समझ जाना है। देखिए, जब कृषि जब बहुत बड़ी मात्रा में होगा, और हो ही रहा है यहाँ पे, जब उत्पादन क्या होगा? बहुत अधिक होगा। तो उत्पादन बहुत अधिक होगा तो यहाँ पे अधिशेष बचना शुरू हो जाएगा। ऐसे समझिए कि अगर किसी घर में, एक घर में अगर 4 लोग यहाँ पे लोग रह रहे हैं, यहाँ पे अगर ये लोग, ठीक है, चावल की खेती कर रहे हैं, धान की खेती कर रहे हैं, तो अगर इनको लगता है कि चावल का प्रोडक्शन बहुत अधिक हो रहा है 4 लोगों को उपजाने से, तो इनको क्या लगेगा कि चलो भाई बहुत अधिक हो रहा है, तो इसमें 1 से 2 लोग भी तो इतना लोग उपजा सकते हैं। बाकी जो 2 लोग बच जाएंगे क्या करेंगे? एक अलग कार्य करेंगे कि भाई चलो सब कोई चावल नहीं उपजाएंगे। कुछ लोग हो सकता है कि बढ़ई बन जाएंगे, कुछ लोग लोहार बन जाएंगे, कुछ लोग सुनार बन जाएंगे। उन्हीं को तो बोला जाता है शिल्पकार। यही समझना है आपको। अब अधिशेष जब बचने लगा तो कृषि के अलावा गैर कृषि कर्मों को प्रोत्साहन मिलने लगा, गैर कृषि कर्मों को प्रोत्साहन मिलने लगा। और यही कार्य है यहाँ पे देख पा रहे हैं समाज में मौजूद अब एक से एक यहाँ पे जो सामाजिक वर्ग यहाँ पे तैयार हो गया है। जैसे कोई पुरोहित बन गया, कोई योद्धा बन गया, कोई कृषक है, कोई पशुपालक है, कोई व्यापारी है, कोई शिल्पकार है, कोई श्रमिक है, कोई मछली पकड़ने वाला है, कोई जंगल में यहाँ पे रहने वाला है। इन सारे चीज़ों को आप लोग ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए और थोड़ा सा, ठीक है, बिल्कुल एक कंसेप्चुअल वे में आप सोचने का प्रयास कीजिए कि ऐसा होता है कि नहीं होता है। आज भी हमारे समाज में देखिए, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई साइंटिस्ट है, कोई क्लर्क है कि नहीं है? बिल्कुल उस समय इनिशियल स्टेज में इसी तरह की गतिविधियाँ चल रही थी। अब देखेंगे तो अब इन्हीं लोगों में से क्या किया गया? इनके कर्म के आधार पे इनका यहाँ पे नाम दिया गया। और यहीं से शुरू होता है यहाँ पे जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था तो मैंने बताया था ऋग वैदिक काल में भी थी, लेकिन अब ये उत्तर वैदिक काल का जो दौर चल रहा था, अब ये जाति व्यवस्था शुरू होगी तो वंशानुगत हो जाएगा। थोड़ा समझने का आप लोग यहाँ पे प्रयास कीजिए। यही है वर्ण व्यवस्था, इसी को बोला जाता है। ठीक है,
समाज के सबसे जो टॉप लेवल पे यहाँ पे रखा गया कि इसको ब्राह्मण को, ध्यान रखिएगा ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य, और सबसे निचले कोटि में रखा गया यहाँ पे शूद्र को। और बाकायदा आगे चल के, ठीक है, मनुस्मृति में बाकायदा यहाँ पे जिक्र मिलेगा कि जो ब्राह्मण है, ठीक है, ब्राह्मण जो है यहाँ पे, ठीक है, ब्रह्मा के मुख से निकला हुआ है। क्षत्रियों को बोला जाएगा कि ब्रह्मा की भुजाओं से, वैश्य को बोला जाएगा कि ब्रह्मा की उदर से, जांग से, और शूद्र को बोला जाएगा, ठीक है, पैर से। अब ये थोड़ा सा, ठीक है, विवादास्पद हो सकता है, लेकिन आपको समझने का प्रयास करना है यहाँ पे, ठीक है। ब्राह्मण का जो कार्य होता था वेदों का अध्ययन करना, ठीक है, वेदों का अध्ययन करना, यज्ञ करवाना, या फिर इसका जो प्रमुख जो आय का स्रोत होता था उपहार, जो भी गिफ्ट वगैरह मिलता था, ठीक है, दान दक्षिणा जिसे आप कह सकते हैं, आज तक जो चल रहा है, यही इसका जीविका का साधन होता था। क्षत्रियों का काम था यहाँ पे युद्ध करना, लोगों की रक्षा करना। जैसे कोई यहाँ पे अगर शासक बन गया तो भाई स्वाभाविक सी बात है कि वे अपने प्रजा का रक्षा करेगा। वैश्यों का काम था यहाँ पे खेती, पशुपालन तथा व्यापार करना। जैसे कि कोई खेती कर रहा है, कोई पशुपालन, कोई व्यापार कर रहा है, किसका काम था? वैश्यों का था। और शूद्र का काम था यहाँ पे कि ऊपर के सभी वर्णों की यहाँ पे सेवा करना। लेकिन सेवा ये कर रहा है कैसे, ध्यान रखिएगा, फिजिकली ये सेवा नहीं कर रहा है। फिजिकली मैंने ये नहीं जाकर उनका पैर दबा रहा है, चूँकि वे लोग इसको आसपास फटकने भी नहीं देते हैं। इनका शूद्रों का, ये लोग ऊपर के जो भी लोग थे यहाँ पे, ये लोग इनका सिर्फ क्या लेते थे? श्रम लेते थे। जैसे कि अगर किसी की मृत्यु हो गई तो जलाने का काम यहाँ पे शूद्र लोग करता था। कोई अगर, ठीक है, श्रमिक के रूप में कोई कार्य करना होता था तो ये शूद्र लोग करता था। तो कुल मिलाकर, ठीक है, ये यहाँ पे सामाजिक व्यवस्था इसी टाइप से यहाँ पे मौजूद थी। सामाजिक प्रतिष्ठा के रूप में देखा जाए तो ब्राह्मण सबसे नंबर 1 था, क्षत्रिय दूसरे नंबर पे था, वैश्य तीसरे नंबर पे, और आज चौथे नंबर पे, ठीक है, शूद्र। लेकिन आज कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, क्योंकि उसके बाद से देखेंगे तो जाति व्यवस्था इतनी अधिक जटिल हो गई है, कॉम्प्लेक्स हो गई है, मूल रूप नहीं है। लेकिन आज भी कहीं ना कहीं व्यवस्था चल रही है। जाति सिस्टम आज भी खासकर बिहार और यूपी में, जहाँ से शुरुआत हुई थी, बड़ी तेज़ी से, ठीक है, लोगों के डीएनए में यहाँ पे समा चुका है। तो आगे चल के समझेंगे आप लोग, ठीक है, इन सारी चीज़ों को। कुल मिला के सारी व्यवस्था उस समय क्या हो गई थी, यहाँ पे मौजूद हो गई थी, आ गई थी, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ सबसे यहाँ पे इम्पोर्टेंट यहाँ पे आपको समझना होगा परिवर्तन के तौर पे, कि ये व्यवस्था कैसी हो गई, वंशानुगत व्यवस्था। वंशानुगत व्यवस्था, और ये कब हुई? तो उत्तर वैदिक काल में। बार बार मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, एक व्यवस्था कब हुई? उत्तर वैदिक काल में। क्योंकि ऋग वैदिक काल में ये जाति व्यवस्था मौजूद थी। लेकिन अगर ब्राह्मण का बेटा, अगर ब्राह्मण अगर हो रहा है, अगर वो वेदों का अध्ययन नहीं कर रहा है, यज्ञ नहीं करवा रहा है, तो फिर उसको दूसरे कैटेगरी में डाल दिया जाता था। लेकिन अब ये व्यवस्था वैसी नहीं हुई। अब ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही होगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय होगा, वैश्य का बेटा वैश्य होगा, और शूद्र का बेटा शूद्र होगा। और आज ये व्यवस्था, ठीक है, इसी तरीके से चल रही है। अगर कोई मिश्रा का, ठीक है, लड़का है तो मिश्रा ही होगा, गुप्ता जी का लड़का है तो गुप्ता ही होगा। कोई दलित का लड़का है तो कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो जाए, जैसे अंबेडकर के एग्जाम्पल हम लोग ले लें, उसको ब्राह्मण नहीं बनाया जा सकता है आज के व्यवस्था के अंतर्गत। वो यहाँ पे, ठीक है, दलित का बेटा है तो दलित ही रहेगा। चीज़ों को आज समझना है, इसको तभी जाके आज के इस वर्तमान भारत को, एक डाइवर्सिटी मूलक भारत को, विविधता भरे भारत को आपको समझने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो वंशानुगत व्यवस्था यहाँ पे चल रही थी इसी तरीके से। अब खुद आप सोच के देखिए, क्षत्रिय जो शासक है, बहुत सारे ऐसे शासक जो हुए जो ब्राह्मणों को, ठीक है, बहुत अधिक वैल्यू नहीं देते थे। इनको लगता था कि सामाजिक प्रतिष्ठा में सबसे ऊपर हम हैं। तो कई बार ऐसा होता था कि इन ब्राह्मणों के द्वारा बनाई गई व्यवस्था को बहुत सारे लोगों के द्वारा, ठीक है, डिनाई कर दिया जाता था, एक्सेप्ट नहीं किया जाता था। लेकिन ये व्यवस्था यहाँ पे चलते रहे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि महिलाओं को यहाँ पे किस कैटेगरी में रखा जाएगा। महिलाओं को एक बात फिर से आप लोग गांठ पार कर सुन लीजिए, कि महिलाओं की अभी तक सबसे अच्छी स्थिति मानी जाती है ऋग वैदिक काल में। ऋग वैदिक काल से महिलाओं की स्थिति गिरने लगी, और उत्तर वैदिक काल में इतनी गिर गई यहाँ पे, ठीक है, कि एक समय के बाद से इन महिलाओं का जो कंपैरिजन है जुए से किया जाने लगा। सोच रहे हैं, यहाँ पे डूबती नाव से यहाँ पे किया जाने लगा महिलाओं का कंपैरिजन। अर्थात अब जो महिलाएं हैं यहाँ पे, चाहे वो ब्राह्मण महिला है, क्षत्रिय है, वैश्य है, ठीक है, या फिर वो शूद्र ही क्यों ना हो, बिल्कुल उनका जो कह सकते हैं कि जो समाज में जो मतलब जो वैल्यू था, बिल्कुल उन शूद्रों की तरह था महिलाओं को, ठीक है। जैसे कि
देखा जाए तो इनको ठीक है वेदों का उच्चारण करने का अधिकार नहीं था। ठीक है, कुछ इस तरह की जो गतिविधियां थी, जितना कह सकते हैं कि रिस्ट्रिक्शन शूद्रों में लगाया गया था उतनी ही रिस्ट्रिक्शन इन महिलाओं में भी लगाया जाता था। ठीक है, वो चाहे ब्राह्मण क्यों ना हो, क्षत्रिय क्यों ना हो, चाहे वैश्य ही क्यों ना हो। तो यहाँ पे आपको समझने की कोशिश करना है। लेकिन ये जो सारी व्यवस्था कहाँ हो रहा है, देखा जाए तो भारत का, ठीक है, जो बिहार यूपी का जो क्षेत्र है इधर जो है, ठीक है, दक्षिण भारत में कुछ कुछ इसका प्रभाव था। पूरब में खासकर देखेंगे, पूरब में जैसे कि आज वर्तमान में जो, ठीक है, भारत का जो ये वाला जो इलाका है नॉर्थ ईस्ट का उत्तर पूर्वी जो भाग है, जहाँ पे मेघालय, असम, ठीक है, बांग्लादेश के तरफ, यहाँ पे जाति व्यवस्था बहुत अधिक प्रभावी नहीं थी। ब्राह्मणों का यहाँ पे वर्चस्व बहुत अधिक नहीं था। इन्हीं सारे क्षेत्रों में सबसे क्या था, अधिक था। चलिए अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं जनपद की। ठीक है, अब जनपद जैसे कि जन के साथ अब हम लोग किसको देख रहे हैं, जनपद को देख रहे हैं। तो अभी हम लोग जनपद को ही यहाँ पे देख रहे हैं। अब थोड़ा सा इसे थोड़ा, ठीक है, थ्योरेटिकल वे में देखने का प्रयास कीजिए। जनपद यही है। ठीक है, अब महायज्ञ करने वाला राजा, ठीक है, जो भी महायज्ञ जो कराता था यहाँ पे करने वाला राजा, ठीक है, वो जनपद का राजा हो गया था। तो पहले क्या था, यहाँ पे जन था, अब क्या हो गया, जनपद हो गया। यही कॉन्सेप्ट मैं बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर ये जन है, ये जन है, ये जन है, तो सबको मिला के अगर कोई, अगर ये शासक है यहाँ पे, अगर दोनों पे कंट्रोल कर लिया तो इनको अपनी अधीनता को स्वीकार करने के लिए कुछ न कुछ करना तो पड़ेगा ना। इसीलिए क्या कर रहा है, यज्ञ करवा रहा है। इसीलिए बोला गया है यहाँ पे कि महायज्ञ करवाने वाला राजा जनपद का राजा हो गया। अर्थात इसने साफ साफ घोषणा कर दिया कि देखो अब ये सारा क्षेत्र के राजा कौन है, हम हैं, ये है, यहाँ पे कोई भी हो सकता है यहाँ पे। अब इसी दरमियान देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, वर्तमान में हमें ये सारी चीज़ें पता कैसे चलती है, तो पुरातत्वविदों के द्वारा। पुरातत्वविदों ने कई सारे जगहों पे खुदाई करवाई, कई सारे जगहों के, जैसे कि दिल्ली में देखा जाए यहाँ पे पुरानी किला पे खुदाई हुई। आज तक बहुत सारे देखेंगे ना, उस समय का मतलब महाजनपद के काल की वस्तु आज वर्तमान समय में मिलती है। यूपी में देखेंगे मेरठ के आसपास हस्तिनापुर का, जिसका जिक्र, ठीक है, महाभारत में भली भांति किया गया है। यूपी में एक ज़िला है एटा, वहाँ पे अतरंजी खेड़ा है। इन सारे ही जगहों पे देखेंगे तो बहुत सारे जो उत्खनन कार्य करवाए गए और वहाँ से एक वस्तुएं यहाँ पे मिले। जैसे खुदाई से पता चलता है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे, मवेशी को यहाँ पे पालते थे यहाँ पे, चाहे वो गाय हो गया, चाहे वो घोड़ा हो गया। इसके अलावा भी बहुत सारे खदान फसल भी उपजाते थे। अब यहाँ पे जो खदान फसल है, जैसे कि आज वर्तमान में उगता है, चावल हो गया, गेहूँ हो गया, इसके अलावा गन्ना, तिल, सरसों, जौ, सारा समझ रहे हैं ना, सारे ही फसलों को उत्पादन कराया जाता था। और आज इसके अवशेष वर्तमान में मिलते हैं इन्हीं सारे क्षेत्रों में। इसीलिए आज हम लोग यहाँ पे जान पा रहे हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं एक शानदार जो वस्तु मिली हुई है, देख पा रहे हैं यहाँ पे चित्रित धूसर पात्र है। यहाँ पे इस तरह के पात्रों में ज़्यादातर थालियाँ और कटोरियाँ ही मिली है। ये पात्र बहुत ही पतली सतह के, सुंदर और चिकने हैं। शायद इसका प्रयोग खास मौके पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता था। अब समझ पा रहे हैं, इतना सारा जब प्रोडक्शन हो रहा है, इतना सारा उत्पादन हो रहा है, तो कुछ न कुछ रखने के लिए बर्तन चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए ही चाहिए। लोग जैसे मिट्टी के बर्तन बनाते थे, इसमें कुछ धूसर देख रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखेंगे तो बड़ी शानदार, यहाँ पे देखेंगे कई सारा यहाँ पे आपको संरचना देखने के लिए मिलेगी। संरचना खासकर इसी को बोला जाता है ज्यामितीय आकार। ज्यामितीय आकार, कहीं पे आपको, ठीक है, आयताकार, कहीं त्रिभुजाकार, कहीं वर्गाकार, इस तरह की जो संरचनाएं हैं आपको इन, ठीक है, चित्रित धूसर पात्रों में देखने के लिए मिल जाएगी। अब इसके बाद से हम लोग बात करते हैं महाजनपद का। जन कंप्लीट हो गया, जनपद कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखते हैं महाजनपद। और महाजनपद का निर्माण कैसे हो रहा है, तो कई सारे जनपदों को मिला के जो निर्माण हो रहा है महाजनपद काल का, ठीक है, महाजनपद का। अब इस मैप में देखने का प्रयास कीजिए, देखा जाए तो कुल मिला के जो महाजनपद जो, ठीक है, मतलब जो महाजनपद का जो निर्माण हुआ उस समय 16 महाजनपदों को माना जाता है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट महाजनपद है, जैसे आप लोग देखिए इधर, जैसे कि पाकिस्तान की तरफ देखा जाए वर्तमान में, इधर उत्तर पश्चिम की तरफ, तो यहाँ पे गंधार है, तक्षशिला है, इसके अलावा यहाँ पे देख पा रहे हैं कुरु है, हस्तिनापुर है, ठीक है, कोसल हो गया, कौशाम्बी, वैशाली, मगध, वज्जी, अंग, इधर, ठीक है, उज्जैन हो गया, कुछ है यहाँ पे। ठीक है, आगे चल के आपको 16 के 16 महाजनपदों के बारे में बताऊंगा।
तो बेसिकली आज हम लोग इसी मगध जनपद के बारे में बात करने वाले हैं, मगध महाजनपद के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे जो भी महाजनपद बना है, सबसे पहले ओवरऑल हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि आखिर इन महाजनपदों में किस तरीके से अब बड़े बड़े शासक आने लगे। अश्वमेध यज्ञ जो हम लोग बात कर रहे थे अभी शुरुआत में, अश्वमेध यज्ञ, यहीं से सपोज करिए अगर मगध का कोई शासक अगर अश्वमेध यज्ञ कराया, वो अंग में चला गया, वज्जी में चला गया, अगर अंग और वज्जी वालों ने इस मगध के घोड़े को नहीं रोका है, इसका मतलब कि अब मगध का क्षेत्र कहाँ तक हो गया, वज्जी और अंग तक हो गया। सिंपल सा बात है, यही होता था अश्वमेध यज्ञ। अब ये लोग क्या करता था, इस समय के शासक लोग तो बड़ा बड़ा ध्यान रखिएगा, किला लोग बनवाता था अपने क्षेत्रों को, होता है ना, सुरक्षित करने के लिए कि कोई हम पे अटैक ना कर दे। अब यहाँ पे उज्जैन है, यहाँ पे कौशाम्बी है, कौशाम्बी वाला अगर उज्जैन में अटैक कर देगा तो फिर इसके क्षेत्रों को जीत लेगा। तो ये लोग क्या करता था, ऊंचे ऊंचे स्थानों पे बहुत बड़ा बड़ा किला बनाता था। हड़प्पा काल में ऑलरेडी मैंने बताया हुआ था कि हड़प्पा काल में खासकर जो पश्चिम का जो क्षेत्र था दुर्ग से घिरा हुआ था, किला से घिरा हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे शुरुआत में देखेंगे, ठीक है, तो चारों ओर लकड़ी हो गया, ईंट पत्थर की ऊंची दीवारें यहाँ पे बनाई जाती थी। किस लिए, अन्य राजाओं के डर से। आगे चल के अब इसी का रूप बदल गया, जैसे देखने का प्रयास कीजिए, इस वीडियो को यहाँ पे, ठीक है, देखने का प्रयास कीजिए। ये एक शानदार जो किला है, ठीक है, इस किले को देखिए ध्यान से। बाद में चल के इस टाइप का किला बनने लगा, बड़ा बड़ा जो किला है, इन बड़े बड़े किलों का यहाँ पे निर्माण किया जाने लगा। सोचिए अब यहाँ पे आज वर्तमान में आप मूवियों में देखते हैं, वो अचानक नहीं आया है, पहले से। बाहुबली इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल था। बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे यहाँ पे दुर्गों का निर्माण कराया जाता था। सोचिए अब इतने बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे दुर्गों को निर्माण कराने के लिए कितना अधिक श्रम की ज़रूरत होगी, और इसके लिए कितना अधिक श्रम के साथ साथ संसाधनों की ज़रूरत होगी। सोचिए संसाधन, ठीक है, इसमें बहुत बड़ी मात्रा में ईंट लगेगा। ईंट के साथ साथ आज वर्तमान में जो हम लोग सीमेंट कहते हैं, ठीक है, सीमेंट के रूप में उस समय चूना, ठीक है, चूना वगैरह यहाँ पे हुआ करता था, उसके माध्यम से ईंटों को जोड़ा जाता था। श्रम में जो भी राजा के प्रजा होते थे, ठीक है, जैसे कि नीचे के वर्ग को यहाँ पे रखा गया, अगर अछूत की कैटेगरी में, उनका श्रम, ठीक है, बाल बच्चे सब मिलके बड़े बड़े किलों का निर्माण करते थे। राजा चाहता था एकदम भव्य भव्य किला बने, क्योंकि जितना भव्य किला बनेगा आसपास उसकी शोहरत फैलेगी। होता है ना कि जब कोई गांव में एक बड़ा घर सुंदर अगर 5 मंजिल के घर बनवा ले तो उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ जाती है, सोशल वैल्यू बढ़ जाती है कि देखो वो कितना अमीर है। शासक भी उस समय की, मैंने उस समय देखा जाए तो इस तरह की एक्टिविटी शासक लोग भी यहाँ पे करता ही करता था, ठीक है। तो यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए। महाजनपद आज से देखा जाए तो लगभग 2500 साल पहले, ठीक है, महाजनपदों की किलेबंदी यहाँ पे की जाने लगी। शुरुआत में किलेबंदी बहुत छोटे स्तर की होती थी, बाद में बड़े बड़े यहाँ पे किलेबंदी की जाने लगी, जैसे कि विशाल ऊंची दीवार और शक्ति प्रदर्शन, ठीक है। ऊंची दीवार बनाई गई समृद्धि के लिए कि देखो हम कितने समृद्ध हैं। शक्ति प्रदर्शन को भी यहाँ पे दिखाया गया, आसपास के छोटे छोटे शासकों को यहाँ पे डराया गया, ठीक है। किले की बनावट में सोचिए कितना श्रम लगा होगा। अब आपको समझना है कि इस किले को देख के आपको, ठीक है, एक चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा कि अब सोचिए यहाँ पे, ठीक है, एक बार मैं वीडियो को फिर से चलाने का प्रयास कर रहा हूँ और आपको मैं सोचने के लिए बोल रहा हूँ। देखिए एक किला है, ठीक है, देखिए यहाँ पे। अब जो भी एक किला है, सोचिए यहाँ पे इन किला के अंतर्गत जो भी यहाँ पे शासक मौजूद है, शासक मौजूद है, तो अब शासक जो मौजूद है, शासक के साथ साथ बड़े मात्रा में सैनिक मौजूद है। शासक को सहयोग देने के लिए पूरा पूरा इसकी मंत्रिमंडल मौजूद है, मंत्रिमंडल मौजूद है। तो सोचिए अब स्वाभाविक सी बात है कि इतनी सारी व्यवस्था को चलाने के लिए शासक को क्या चाहिए, धन चाहिए। जैसे वर्तमान में सरकार चलाने के लिए बड़ी मात्रा में धन चाहिए। अगर कोई बैंक में काम कर रहा है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, तो उसको वेतन देने के लिए चाहिए कि नहीं चाहिए पैसा। और वो सारा पैसा कहाँ से आता है, लोगों के द्वारा ही आता है, टैक्स से आता है, यहाँ पे प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष कर के माध्यम से आता है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि महाजनपद काल तक आते आते सैनिक क्या हो गया, अस्थाई हो गया, वेतन भोगी इसी को बोला जाता है। अस्थाई सैनिक, अस्थाई इसी को बोला जाता है वेतन भोगी सैनिक। अब इनको वेतन देना अनिवार्य था, वेतन नहीं देंगे तो सैनिक क्यों रहेगा।
और हमने देखा था कि शुरुआती तौर पर ऋग्वेद में कि वहाँ पे सैनिक नहीं था, वहाँ पे अस्थायी सैनिक था, गांव के ही लोग चल जाते थे, ठीक है, महिलाएं बच्चे बूढ़े सब उसमें, ठीक है, लड़ाई करने के लिए चल जाते थे। लेकिन अब मामला बदल गया है, अस्थायी सैनिक, वेतन भोगी सैनिक यहाँ पे आ गया है। अब पूरे इस व्यवस्था को चलाने के लिए बड़े मात्रा में धन चाहिए, वेतन देने के लिए धन चाहिए, तो यहाँ पे कर व्यवस्था को लाया गया। अब कर व्यवस्था यहाँ पे जैसे हमने देखा था ऋग्वेद में जो कर व्यवस्था था ज़बरदस्ती वाला नहीं था और स्वेच्छा से यहाँ पे कर वसूला जाता था। लेकिन अब यहाँ पे जो कर व्यवस्था है उत्तर वैदिक काल के बाद से कर व्यवस्था क्या हो गया, एकदम कि अनिवार्य बना दिया गया कि तुमको देना ही देना है, तभी तो ये इतनी बड़ी सिस्टम चल पाएगा। यही मैं आपको समझाने के प्रयास कर रहा हूँ कि नियमित सैनिक रखने से अब इनको एकदम वेतन भोगी सैनिक बना दिया और इनको यहाँ पे, ठीक है, श्रम के बदले सैनिक के, ठीक है, मतलब वो है ना सैनिक हैं, तो इनको वेतन के रूप में यहाँ पे क्या दिया जाने लगा, तो कुछ यहाँ पे सिक्के दिया जाने लगा, ठीक है। उसी समय एक नया सिक्का आया, आहत सिक्का जिसको बोला जाता है, आहत सिक्का। कुछ लिखा नहीं होता था उसमें, ठीक है, कुछ न कुछ सिंबॉलिक चिन्ह होता था, मुहर टाइप का, और उन्हीं सिक्कों को यहाँ पे सैनिकों को, ठीक है, वेतन के रूप में दिया जाता था। लेकिन पूरा का पूरा सिक्का ही नहीं दिया जाता था, ठीक है, कुछ अलग अलग सामग्री, कुछ अलग अलग वस्तुएं भी उनको यहाँ पे दी जाती थी, ठीक है। अब चलिए हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, नेक्स्ट जो सेगमेंट है हमारा, कौशाम्बी जिले की दीवार। देख रहे हैं ये उसी समय का दीवार है जब बनाया गया था। देख पा रहे हैं कितनी ऊंचाई वाली दीवार है, सोचिए कैसे एक एक ईंटों को लगा के यहाँ पे जोड़ा गया होगा। देख रहे हैं, यह कौशाम्बी किले की दीवार जो चित्र है आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली है। ईंट की दीवार के अवशेष है। इसके एक भाग का निर्माण संभवतः लगभग देखा जाए तो 2500 साल पहले हुआ था। क्योंकि आज वर्तमान में कोई भी वस्तु अगर मौजूद है तो उसका हम लोग जीवन चक्र कितने दिन पहले बनाया गया था आसानी से हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कर व्यवस्था, जैसे कि मैंने बताया अभी कि महाजनपद के राजा विशाल किले बनवाने लगे, बड़ी मात्रा में सेना रखने लगे। उन्हें प्रचुर मात्रा में अब संसाधनों की ज़रूरत थी, इसीलिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होने लगी। अतः महाजनपद के राजाओं जो भी यहाँ पे लोग थे, ठीक है, लोगों के द्वारा समय समय पे कर लिया जाने लगा, कर लोगों के द्वारा दिया जाने लगा। जैसे कि लोग कर जो थे, ठीक है, अमूमन देखिएगा तो 1/6 जो भाग है, जो भी उत्पादन का कितना भाग, 1/6 भाग उत्पादन का देना होता था। जैसे कि फसल पर लगाया गया कर, जो भी किसान थे जितना प्रोडक्शन होता था उसका 1/6 भाग किसको देते थे, शासक को देते थे। कारीगर पर लगाया जाता था कर, ध्यान रखिएगा, कारीगर के, अगर कोई कारगर है, सोचिए कि ठीक है, अगर वो सिक्का यहाँ पे नहीं दे रहा है तो हो सकता है कि जो कारगर है, लोहार है, बुनकर है, तो महीने में उसको 1 दिन का श्रम ही देना पड़ता था। फ्री में मैंने होता है ना बेगारी करना, तो बेगारी करके आता था राजा के पास। कहीं किला बन रहा है, किला बनाने चला गया, कहीं घर बन रहा है, घर बनाने चला गया, तो उसको करना होता था। उसी तरीके से पशुपालक या जानवर उत्पादक वाले जो लोग थे, यहाँ पे पशुपालकों को, ठीक है, जो भी उनका उत्पाद होता था, जैसे कोई दूध मिल गया, घी मिल गया, ठीक है, इस टाइप के कर देना पड़ता था। व्यापारी जो था वो, ठीक है, सामान पर जो कर लगता था व्यापारी का, वो यहाँ पे देता था। उसी तरीके से आकेठक तथा जो संग्राहक होते थे, शिकार करने वाला, ठीक है, ये लोग जो भी शिकार करके आते थे, जंगली वस्तुएं जो भी होता था, राजा को यहाँ पे देना पड़ता था। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे जो परिवर्तन आया, अब यहाँ पे एकदम मैंडेटरी हो गया, यहाँ पे अनिवार्य हो गया कि अब तुमको कर क्या करना है, किसी न किसी रूप में तुम्हारा जो भी कोई प्रोफेशन है, जो भी तुम किसी क्षेत्र में कोई भी कार्य करते हो, तुमको उसका कुछ न कुछ भाग क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट समझने की कोशिश कीजिए, कृषि में परिवर्तन। ये कृषि में परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण है लोहे की खोज। मैंने बताया था कि लास्ट से माना जाता है लगभग, ठीक है, उत्तर वैदिक काल ही में मान के चलिए कि लोहे की खोज हो चुकी थी। एग्जाम में प्रश्न आए तो एक ऑप्शन दिया रहता है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है, ठीक है, कि इसी समय लोहे की खोज हुई थी। लेकिन इसके पहले भी मैंने पहले से ही यहाँ पे लोहे की खोज हो चुकी थी, लेकिन एक आइडियल डेट रखा गया है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, ठीक है। लोहे की यहाँ पे खोज हो गई। अब सोचिए लोहे की खोज हो जाएगा तो कितना बड़ा क्रांति आ गया, खुद आप सोच के देखिए। अगर आप सोच नहीं पा रहे हैं तो ये काम करिए कि अभी वर्तमान में आप, ठीक है, लोहे को ऐसे आप फील करिए कि लोहे हमारे लाइफ में नहीं आया है,
लोहा आपके लाइफ में नहीं आया, हमारे लाइफ में नहीं है वर्तमान समय में, कृषि उत्पादन नहीं हो पाएगा। बड़े बड़े आज एक से एक युद्धास्त्र जो हथियार है सब लोहे के बने होते हैं, वो नहीं हो पाएगा। अर्थात आज के विकास में सबसे बड़ा जो योगदान है वो लोहे का ही है, ठीक है, इसको कभी भुलाया नहीं जा सकता है। अब देखिए लोहे की खोज की वजह से यहाँ पे, ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे जो हल थे लोहे के बनने लगे। अब लोहे की हल जब बनेगा तो उसको जुताई होगी, ज़मीन को मतलब समझ रहे हैं चीर के रख देगा पूरा का पूरा, जितना मन चाहे उतना ज़मीन की गहराई को यहाँ पे जोता जा सकता है। और आपको पता है कि गहराई जितनी अधिक, ठीक है, अगर लगाया जाए, ठीक है, तो जो कोई फसल होगा उसकी जड़ नीचे तक जाएगी, फसल लंबे समय तक, ठीक है, भूमि में जकड़े रहेगी, क्योंकि उसका जड़ नीचे तक गया है। स्वाभाविक सी बात है कि उसमें प्रोडक्शन भी क्या होगा, अधिक होगा, उत्पादन भी बढ़ जाएगा। पहले जो धान की जो खेती होती थी, लोग मतलब छींट देते थे, धान की बीज यहाँ वहाँ छींट देते थे, तो उसमें उतना प्रोडक्शन नहीं होता था। लेकिन अब यहाँ पे धान का रोपा जाने लगा, जैसे आज वर्तमान में धान की जो रोपण विधि होती है, उस तरीके से बीजों को छींट के जब छोटे छोटे जब धान के पौधे आ जाते थे तो उस धान के पौधे को अब रोपा जाने लगा। पहले की तुलना में अधिक क्या होने लगा, फसल होने लगा। यहाँ पे उत्पादन क्या हो गया, बढ़ गया। परिश्रम भी बहुत अधिक लगता ही लगता था, ठीक है। और इस परिश्रम में मैंने बताया था कि नीचे के लोगों को, जैसे कि दासी हो गया, कोई शूद्र वाले जो लोग हो गया यहाँ पे, जिनको, ठीक है, मतलब श्रम ही लिया जाता था उन लोगों से, वैसे लोगों को यहाँ पे इन कामों में सबसे बड़ी मात्रा में यहाँ पे लगाया गया, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखने के प्रयास कीजिए। अब इसी महाजनपद की प्रक्रिया का आप लोगों ने देख लिया। अब हम लोग एक पार्टिकुलर एक महाजनपद की बात करते हैं, जिस महाजनपद का नाम है मगध महाजनपद, मगध साम्राज्य, ठीक है। तो थोड़ा इस मैप को ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए, मैं इसे थोड़ा जूम करने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे, ठीक है, यही है। यहाँ से देखेंगे तो ये हो जाएगी पूरी पूरी गंगा नदी, ठीक है। यहाँ पे जो देख रहे हैं बहुत लंबी यहाँ से गंगा नदी, और ये है यहाँ से सोन नदी। यही जो गंगा और सोन नदी जहाँ मिल रही है, उसी के पास एक बड़ा सा जो क्षेत्र फैला हुआ है, इसी को बोला जाता है मगध, जहाँ, ठीक है, मगध जनपद। और गंगा नदी के जस्ट उस पार वैशाली, ठीक है। और इधर देख पा रहे हैं यहाँ पे, इधर बंगाल के तरफ इधर एक वज्जी है, यहाँ पे वज्जी संघ, इसी की राजधानी क्या होती थी, वैशाली हुआ करती थी, ठीक है। वज्जी हो गया, अंग हो गया, सब मिल के लोग क्या किया था, तो एक, ठीक है, कह सकते हैं कि एक गणराज्य के रूप में जिनको जाना गया। यहाँ से कुछ शासक, यहाँ से कुछ शासक, यहाँ से कुछ शासक मिल के अपनी शासन व्यवस्था को चलाते थे। अब चलिए आइए अब देखने का प्रयास कीजिए। अब यहाँ पे थोड़ा आप चीज़ों को सोच समझने का प्रयास कीजिए। ये जो मगध है देख पा रहे हैं दक्षिणी बिहार में, ठीक है। दक्षिण बिहार का जो क्षेत्र है, बहुत बड़ा जो मगध जो क्षेत्र जो, ठीक है, आगे आया। इसके आगे आने का जो सबसे कुछ प्रमुख कारण है, जैसे कि नंबर 1 बात करें हम लोग इसकी भौगोलिक अवस्थिति, भौगोलिक अवस्थिति। अब खुद सोचिए, गंगा और सोन, दो बड़ी बड़ी विशाल नदियों के आसपास के रहने वाले लोग कृषि कितनी मात्रा में करेंगे, कृषि बड़ी मात्रा में करेंगे। और नीचे जो देख रहे हैं छोटा नागपुर का जो पठार है, जो जंगल का जो क्षेत्र है, जंगल का जो क्षेत्र है, यहाँ पे बहुत सारे लकड़ी यहाँ पे मिल रहा है, बहुत सारे यहाँ पे हाथी मिल रहे हैं इन सारे क्षेत्रों में। बहुत सारा यहाँ पे देखेंगे छोटा नागपुर के पठार में वर्तमान में तो लौह अयस्क यहाँ पे भरा हुआ है, लौह अयस्क। अब लिस्ट लौह अयस्क, ठीक है। इधर ही देखेंगे झारखंड में तो कोयला भी बहुत बड़ी मात्रा में मिला हुआ है। अब कोयला है, लोहा है, तो क्या उसका लोहा शुद्ध नहीं बनाया जा सकता है? कृषि में क्या हल नहीं बनाया जा सकता है? अगर कोई यहाँ पे शासक है तो अपने सैनिकों के लिए इन लोहे का प्रयोग करके बड़ी मात्रा में युद्धास्त्र नहीं बना सकता है। यहाँ पे अगर बड़ी मात्रा में लकड़ी अगर मिल रहा है तो उन लकड़ियों को काट काट के एक से एक सुंदर रथ बना लिया जाएगा, एक से सुंदर सुंदर घर बना लिया जाएगा। यहाँ पे हाथी अगर मिल रहा है, खुद सोच के देखिए, हाथी मिल रहा है तो अगर उन हाथियों को युद्ध में उतार दिया जाए तो मजाल नहीं कि, ठीक है, उसको कोई पराजित कर सके। अर्थात यहीं से चतुरंगड़ी सेना का विकास हो गया, जिसमें रथ सेना, पैदल सेना, हाथी वाला सेना, सब इन प्रकार के सेना का यहाँ पे विकास हो गया। बड़ी तेजी से मगध साम्राज्य का क्या हो गया, उदय हो गया, ठीक है। तो इसीलिए माना जाता है कि 16 महाजनपदों में सबसे जो शक्तिशाली जो जनपद आया, जिसको बोला जाता है मगध महाजनपद, मगध महाजनपद, ठीक है। आगे चल के आप जानेंगे किसी मगध महाजनपद का जब, ठीक है,
डिक्लाइन हो जाएगा, इसका पतन हो जाएगा, तो इसके जगह चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा इसी क्षेत्र में मौर्य साम्राज्य की नींव रखी जाएगी। इसीलिए बिहार के लोग या फिर बिहार का जो इतिहास है एक बेहद ही गौरवान्वित करने वाला इतिहास रहा है, जिसने पूरे भारत की दिशा और दशा दोनों को बदल के रख दिया है। ठीक है, अब देखिए मगध महाजनपद, ठीक है, गंगा सोन नदी के एकदम बिल्कुल क्या था, किनारे था। अब अभी मैंने आपको बताया हुआ था, अभी गंगा नदी है, ठीक है, यातायात हो गया, जल वितरण हो गया, जमीन को उपजाऊ बनाने का कार्य बखूबी कर रहा है। दक्षिण में जंगल क्षेत्र था, लकड़ी लौह अयस्क सब मिल रहा है। लोहे का हथियार बड़ी मात्रा में क्या किया गया, यहाँ पे बनाया गया। अब इन्हीं सारे क्षेत्रों में देखेंगे तो दो शासक आएगा, बहुत पावरफुल शासक हैं यहाँ पे। हालांकि देखेंगे मगध साम्राज्य के अंतर्गत तो कई सारे वंश में उसको बांटा गया है। जैसे कि यहाँ पे हम बात करें मगध साम्राज्य की, तो इसमें 3 वंश काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला तो है यहाँ पे हर्यक वंश, दूसरा है यहाँ पे नागवंश, ठीक है, शिशुनाग वंश भी बोला जाता है। तीसरा है यहाँ पे नंदवंश, ठीक है। आगे आपको जानने के मिलेगा अभी आपको, ठीक है, अभी हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। तो बिंबिसार और अजातशत्रु देखेंगे। बिंबिसार का पुत्र कौन था, अजातशत्रु। और अजातशत्रु का जो पुत्र हुआ जिसका नाम है उदाइन, ठीक है। तो ऐसे देखेंगे तो 2-3 बहुत जो मजबूत शासक हुए हैं, खासकर इस हर्यक वंश के अंतर्गत, मगध साम्राज्य के अंतर्गत। इन लोगों ने साम्राज्य विस्तार की नीति को अपनाया। साम्राज्य विस्तार की नीति का मतलब क्या है, यहाँ पे उनके पास, ठीक है, बड़ी मात्रा में सेना मौजूद है, युद्धास्त्र मौजूद है, हाथी मौजूद है, तो आसपास के क्षेत्रों के लोग जीतने का कार्य करता था। ठीक है, अब इसके लिए लोग मित्र बनाता था, या फिर, ठीक है, शादी करता था, होता है ना, शादी करके, ठीक है, उनके क्षेत्रों को मिला लेना, या फिर ये लोग, ठीक है, युद्ध के माध्यम से। 3 नीति लोग खूब अपना के चलता था। राजधानी थी सबसे पहले राजगिरी, ध्यान रखिएगा, राजगिरी यही है, देख पा रहे हैं यहाँ पे मैप में देखेंगे तो यहीं पे आपको यहाँ पे है, क्या है यहाँ पर, राजगिरी यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, राजधानी राजगिरी। बाद में देखेंगे जब आएगा अजातशत्रु का पुत्र उदाइन, ठीक है, तो पाटलिपुत्र इनकी राजधानी बनेगी। लेकिन बड़ी अतिशयोक्ति है यहाँ पे, बिंबिसार को, ठीक है, उसके अपने पुत्र अजातशत्रु ने मार दिया, अजातशत्रु को उसके अपने पुत्र उदाइन ने मार दिया। बड़ी अजीब विडम्बना है। ठीक है, राजगद्दी का मामला, ठीक है, कहीं से होता है ना, राजनीति में सब जायज़ है। ये सारी चीज़ें हम लोग उसी समय से देख रहे हैं, आज तक चल रहा है। बाद में पाटलिपुत्र उसकी राजधानी बनी। और इसी समय देखेंगे तो बुद्ध और जैन धर्म के लोग पूरा समकालीन है। बिंबिसार के समय देखेंगे तो बुद्ध और जैन धर्म का बड़ी तेज़ी से उदय हुआ, और बिहार और यूपी के क्षेत्र में बौद्ध और जैन धर्म का भी बड़ी तेज़ी से प्रचार प्रसार होना शुरू हो गया। अब इसी समय देखेंगे यहाँ पे तो सिकंदर का आक्रमण होगा, ध्यान रखिएगा सिकंदर का। अब थोड़ा मैप को देखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, मैप को देखिए, यहाँ पे ये है हमारा, बीच में देख पा रहे हैं पूरा प्यारा जो भारत है हमारा। इधर देखेंगे तो पूरा इधर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान हो जाएगा, इधर छोटा यूएई, इधर सऊदी अरेबिया हो जाएगा। ये जो देख रहे हैं, ये जो इलाका है, यही है मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर जिसे बोला जाता है। और यहीं देखेंगे ये जो दिखाई दे रहा है, ये वाला जो इलाका है, यहीं पे आपको वर्तमान में ग्रीस अर्थात यूनान का क्षेत्र देखने के लिए मिल जाएगा। वहीं पे एक क्षेत्र है जिसका नाम है मेसोडोनिया। और मैंने बताया था कि ये जो यूनान के क्षेत्रों से, जिसको, ठीक है, ग्रीस बोला जाता है, वहीं से एक बुद्धिजीवी वर्ग आया, जैसे कि सुकरात के बाद, ठीक है, प्लेटो, अरस्तु, और अरस्तु का ही चेला माना जाता है सिकंदर को। ठीक है, तो उस समय इन लोगों के द्वारा पता लग गया था कि इधर कुछ नहीं, इधर तो समुद्र है इधर। ठीक है, अगर असली समृद्धि अगर चाहिए तो कहाँ जाना होगा, इधर पूरब की तरफ जाना होगा। ठीक है, और सिकंदर के यही बात दिलो दिमाग में बैठ गई थी, उसको विश्व विजेता बनने की चाह थी। अब सिकंदर एक बहुत बड़ी विशाल अपनी सेना को तैयार करते हुए पूरब के क्षेत्रों की तरफ वो निकल गया। ठीक है, सिकंदर आएगा इधर मिस्र पे आक्रमण करते, ये जो देख रहे हैं ना, इसी को बोलते हैं इजिप्ट। ठीक है, यहीं से नील जो नदी है, दुनिया की सबसे लंबी नदी, ठीक है, इसी इजिप्ट से होकर पास करती आया, इधर मिस्र को लूटते हुए सऊदी अरब, ईरान, ठीक है, यहीं पे था उस समय हकमनी साम्राज्य, इसको लूटते हुए आ गया भारत के पश्चिम क्षेत्रों में। ध्यान रखिएगा, भारत के पश्चिम क्षेत्रों पे यहीं जो ब्यास जो नदी है, सिंधु नदी के जो एक सहायक नदी है, बिल्कुल वहाँ पे उसके किनारे आ गया। और आप लोगों ने जरूर सिकंदर और पोरस की लड़ाई पढ़ा होगा। ठीक है, कि पोरस एक छोटे क्षेत्र का राजा होते हुए भी सिकंदर को, ठीक है, बहुत बड़ा चैलेंज दिया, युद्ध में एकदम मैंने उसकी एकदम नानी याद दिला दिया। ठीक है, हार गया, लेकिन पोरस का नाम आज भी इतिहास के, ठीक है,
सुनहरे शब्दों से लिखा जाता है। अब यहाँ पे देखिए इस मैप को, सिकंदर का आक्रमण आज से लगभग 2300 साल पहले मैसेडोनिया का राजा था, मिस्र होते ब्यास नदी तक आ गया और ये मगध की ओर कूच करना चाहता था। अब यही है मगध साम्राज्य। मैंने बताया था कि उन 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली साम्राज्य क्या था? मगध था। और इस समय देखेंगे तो नंद वंश आएगा। मैंने शुरू में बताया था नंद वंश के अंतर्गत एक शासक होगा घनानंद। घनानंद के समय इतना ये जो मजबूत इनकी कह सकते हैं कि सैनिक व्यवस्था या फिर इनका क्षेत्र इतना बड़े रूप में फैल गया था। देख पा रहे हैं यहाँ पे कई सारे महाजनपदों को ये लोग क्या किया था? अपने मिला लिया था। तो देख पा रहे हैं आज से लगभग 325 ईसा पूर्व के आसपास जब सिकंदर यहाँ पे आया, भारत पे जब आक्रमण किया हुआ था, तो मगध जो साम्राज्य कितना बड़ा हो चुका है, सबसे अधिक यहाँ पे बढ़ चुका है। अब यही माना जाता है कि सिकंदर चाहता था कि हम इधर आए, भारत के अन्य क्षेत्रों पे जैसे ब्यास नदी तक तो आ ही गया था ऊपर, ये चाहता था कि हम मगध की तरफ आक्रमण करें, लेकिन उसके सैनिक डर गए। किसके सैनिक डर गए? सिकंदर के सैनिक डर गए, चूँकि इतने बड़े बड़े हाथी ये यहाँ सब फैला हुआ है। माना जाता है कि जब मगध साम्राज्य के हाथी जब चिघाड़ते थे तो यहाँ पे सिकंदर के सैनिकों को सुनाई देता था। इतना डर, मतलब इतना जो दहशत यहाँ पे कायम था। ठीक है, सिकंदर के सैनिकों को पता लग गया था कि हम लोग इस युद्ध को जीत नहीं पाएंगे। इसीलिए सिकंदर एक नौजवान, समझ रहे हैं ना, 20-21 साल का एक नौजवान जो युवक है, विश्व विजेता बनने की चाह रख रहा था। वो तो चाहता था कि हम अटैक करें, लेकिन उसके सैनिकों ने उसको साथ नहीं दिया। डर के मारे वो लोग क्या किया? वापस लौट गया। ध्यान रखिएगा, वापस लौट गया था। ठीक है, तो उस समय एक प्रश्न पूछा जाता है कि सिकंदर का जब आक्रमण हुआ तो उस समय मगध साम्राज्य का शासक कौन था? यही था, घनानंद था। ठीक है, पैदल, रथ, हाथी सब इसकी सेना में मौजूद थे। आसान नहीं था इसको पराजित करना। तो सिकंदर वापस क्या हो गया? यहाँ से लौट गया। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वज्जी महाजनपद को। ठीक है, अब ये जो वज्जी महाजनपद है, ठीक है, इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। इसकी राजधानी थी वैशाली। ठीक है, सब इसमें देखेंगे, ये जो क्षेत्र है यहाँ पे देखेंगे तो कई सारे छोटे मोटे शासक हुआ करते थे, अपने क्षेत्र का शासक थे। लेकिन इन सारे क्षेत्रों को ये लोग क्या करते थे? कोई एक शासक यहाँ पे नहीं था, एक शासक नहीं था। जैसे कि नाम से ही है, यहीं से एक गणराज्य की अवधारणा आती है, और गणराज्य का मतलब ही आता है, ठीक है, कई सदस्य थे। और एक होता है संघ। संघ का मतलब है यहाँ पे संगठन। जैसे कि बुद्ध और जैन में देखेंगे यहाँ पे तो ठीक है, उसमें भी एक संगठन था। बहुत सारे जो ठीक है बुद्ध धर्म के मानने वाले लोग एक साथ रहते थे, जैन धर्म के लोग मानने वाले एक साथ रहते थे, तो एक संगठन वहाँ पे बन चुका था। यहाँ पे भी वही हाल है। कई जो सदस्य, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कई जो सदस्य यहाँ पे, यहीं पे गणराज्य कह सकते हैं, या फिर एक शासक जहाँ पे नहीं है, उसकी जो अवधारणा कहाँ पे आ गई थी? वज्जी में यहाँ पे आ चुकी थी। ठीक है, अब यही वैशाली में ही यहाँ पे देखेंगे तो एक छोटे कम्युनिटी के जो लोग रहते थे, जिनकी संख्या में बहुत अधिक नहीं थी, लिच्छवी इनको बोला जाता था, लिच्छवी। इन्हीं लिच्छवियों ने गणराज्य की सबसे पहले अवधारणा थी गणराज्य की, चूँकि लिच्छवियों का जो शासक होता था वो लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुन के जाता था। तो सब मिल के लोग क्या करते थे? ये चलाते थे। ये अब मगध वाले लोग थे, ये चाहते थे कि भाई हम वज्जी पे आक्रमण करके इसको ठीक है अपने अंडर कंट्रोल में कर ले। लेकिन ये इनके लिए इतना आसान क्या था? नहीं था, चूँकि यहाँ पे कई छोटे मोटे बड़े जो शासक मौजूद थे। अब इसी के बारे में थोड़ा सा आप लोग देखने का यहाँ पे प्रयास कीजिए। ठीक है, वज्जी महाजनपद, इसका जो उल्लेख है बौद्ध ग्रंथ के, एक ग्रंथ है जिसका नाम है दिग्निकाय। ध्यान रखिएगा, दिग्निकाय, इसमें इसके बारे में वर्णन मिलता है। इनकी जो राजधानी हुआ करती थी वैशाली थी। शासन व्यवस्था बिल्कुल एक गण और संघ के अंतर्गत था। इसी को यहाँ पे बोल दिया जाता है गणराज्य। ठीक है, और यहाँ पे सबसे इसका अच्छा एग्जाम्पल हो जाएगा लिच्छवी। दुनिया का सबसे जो प्राचीनतम गणराज्य में से एक, जिसका नाम है लिच्छवी। हालांकि यूनान वगैरह में देखने के लिए मिलेगा, वहाँ पे भी गणतंत्र की अवधारणा आ चुकी थी। संघ में देख पा रहे कई सारे शासक थे, आपस में ये लोग सभा करते थे कि ठीक है किस प्रकार से जो अपने क्षेत्र को यहाँ पे चलाना है, किससे युद्ध करना है, किससे युद्ध नहीं करना है। आपस में होता है ना, बैठ कर यहाँ पे बात करना, वाद विवाद का निपटारा करना, कुछ इस टाइप का लोग करते थे। स्त्रियाँ, दास तथा कामगार इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकती थी, भाग इस पे वो नहीं ले सकती थी। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल ये मनाही थी। अब यहीं पे देखेंगे तो एक बहुत शानदार वर्णन मिलता है
वज्जी संघ का यह वर्णन, ठीक है, दिग् निकाय से लिया गया है। दिग् निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। इसे करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। अजात शत्रु और वज्जी संघ, मैंने बताया था कि अजात शत्रु जो कि मगध साम्राज्य का शासक हुआ करता था, वो चाहता था कि वज्जी संघ को हम अपने में मिला लें, ठीक है, अपने में मिला ले। अजात शत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहता था, लेकिन आक्रमण करने से पहले उसने अपने जो मंत्री था, उसके मंत्री का नाम था वस्कार। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, पीटी में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। वस्कार को बुद्ध के पास सलाह लेने के लिए भेजा, क्योंकि बुद्ध उस समय बहुत एक होता है ना, नामी गिरामी यहाँ पे नाम बन चुके थे, साक्षात उनको भगवान का दर्जा दिया जाता था। तो भाई भेजा कि बहुत जाओ भाई, बहुत टैलेंटेड, बहुत महान आदमी है बुद्ध, कि वे हमें आज्ञा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। अब वस्कर गया किसके पास? बुद्ध के पास। तो बुद्ध ने वस्कर से पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती है तथा उसमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं? अब क्वेश्चन टैग है यहाँ पे, समझिए, ठीक है। इसका मतलब कि उनको पता चल गया कि वाकई में ऐसा होता है, नियमित सभाएं होती है, सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। उन्होंने कहा कि वज्जी वासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल के रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करेंगे, बड़ों का सम्मान समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे, वज्जी महिलाओं के साथ जोड़ जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक बनाएंगे, शहरों के गांवों में चैत्यों का रख रखाव करेंगे, विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने जाने पर कोई रुक नहीं लेगा। अब सोचिए, ये सारी जो बातें हैं ये कहाँ पे हो सकता है? ये बिल्कुल एक आदर्श समाज में हो सकता है, आदर्श समाज में हो सकता है, और जहाँ के लोग क्या हो, बिल्कुल यूनाइटेड हो, एक हो। यहाँ पे अगर एक पे कोई उंगली उठा कर देख रहा है तो दूसरी उसकी मदद के लिए चला जाएगा। ये उसी प्रकार के समाज में हो सकता है, और ये प्रक्रिया उस समय वज्जी संघ में चल रहा था। इसका मतलब आप लोगों ने समझा कि नहीं समझा? खुद सोच के देखिए। इसका मतलब कि बुद्ध इनडायरेक्टली यहाँ पे कर रहे हैं कि देखो, अगर ये सारा चीज़ चल रहा है तो बोल दो, ठीक है, अपने शासक को, अर्थात वस्कर को। यहाँ पे बुद्ध ने बोला कि बोल दो कि अजात शत्रु अभी इस पर आक्रमण क्या करें, नहीं करें, अदरवाइज ये लोग उसे परास्त कर देंगे। सीधा सा मतलब है। इसीलिए यहाँ पे बोला जाता है कि आगे चल के कई शक्तिशाली जो राजा था, माने कई शक्तिशाली राजा आए, इन संघों को जीतने का प्रयास किया, वज्जी संघ को जीतने का प्रयास किया, लेकिन आगे चल के करीब देखा जाए तो 1500 साल पहले, 1500-1700 साल पहले देखा जाए तो एक बहुत मजबूत शक्ति का उदय हुआ जिसका नाम है गुप्त। गुप्त लोग आया, गुप्त साम्राज्य के रूप में उदय हुआ, और इन्हीं गुप्तों के द्वारा आगे चल के इस वज्जी संघ को अपने में मिला लिया। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि वज्जी संघ को किसने पराजित किया, वज्जी संघ को किसने मिलाया? तो आगे चल के आएगा गुप्त काल, मगध काल के बाद से आएगा मौर्य काल, मौर्य काल के बाद से आएगा मौर्योत्तर काल, मौर्योत्तर काल के बाद से आएगा फिर गुप्त काल, ठीक है, और फिर आएगा गुप्तोत्तर काल जिसमें हर्षवर्धन की हम लोग, ठीक है, चर्चा करेंगे। बिल्कुल देखिए कंटिन्यूटी बना हुआ है, सारे टॉपिक जो है एक दूसरे से लिंक है, और यही हिस्ट्री पढ़ने का मजा है। बीच बीच से आप पढ़ेंगे तो हिस्ट्री कभी नहीं समझ पाएंगे। हिस्ट्री मतलब मोतियों की धागा, देखते हैं ना, ये पर्ल्स ऑफ रिंग है। यहाँ पे बीच से जैसे ब्रेक हो गया, हिस्ट्री आप पढ़ ही नहीं पाएंगे, आपका कंसेप्ट बिल्कुल यहाँ पे टूट जाएगा। और यही मैं टूटने नहीं देना चाहता हूँ। आप मुझे समय दीजिए, मैं आपको रिजल्ट दूंगा। फाइनली आपकी मेहनत और हमारा प्रयास दोनों मिलेगा, तभी जाके एक सक्सेसफुल सफलता आपको दिला पाएगा, ठीक है। अब आइए बात करते हैं हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट MCQ की, ठीक है। महाजनपदीय युग में कृषि क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए थे। इन परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए। फल के हाल अब लोहे के बनने लगे थे, कब? महाजनपद युग में, बिल्कुल सही है। लोगों ने धान की कृषि बीज छिड़क कर करने के बजाय धान के पौधों का रोपण शुरू कर दिया। सोचिए क्या कोई दिक्कत है? दोनों का दोनों जो स्टेटमेंट है करेक्ट है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी। आजाद शत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहता था, बिल्कुल सही है। उसने उस विषय पर सलाह के लिए अपने एक मंत्री को बुद्ध के पास भेजा था। आजाद शत्रु के उस मंत्री का नाम निम्नलिखित में से क्या था? क्या नाम था? वस्कर, ठीक है। दिग् निकाय निम्नलिखित में से क्या है? ठीक है, तो मैं बताया था बौद्ध ग्रंथ है एक, ठीक है। दिग् निकाय बौद्ध धर्म से संबंधित एक ग्रंथ है। गणों या संघों पर निम्नलिखित में से किस शासक ने विजय प्राप्त की थी? सबसे लास्ट में कौन आया? लगभग आज से 1500-1700 साल, ठीक है, पहले गुप्त शासकों के द्वारा।
गण या संघ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक ही शासक के अधीन एक विशाल राज्य क्षेत्र गण या संघ कहलाता था। बिल्कुल सही है। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे क्या दिया है, एक ही शासक के अधीन, एक शासक के अधीन नहीं होते थे, यहाँ पे कई सारे शासक होते थे। ठीक है, तो पहला गलत हो जाएगा। बुद्ध तथा महावीर दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। मैंने बताया था कि बुद्ध और जैन धर्म दोनों में भी बहुत सारे भिक्षुक भिक्षुणी रहते थे जो कि संघ के रूप में रहा करते थे। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने बिहार का नाम जरूर सुना होगा, बहुत सारे, ठीक है, जो भी बौद्ध धर्म से मानने वाले जो बौद्ध भिक्षुक थे सब एक साथ मिल के रहते थे। तो एक साथ मिल के रह रहे हैं तो उसको भी क्या बोला जाएगा, संघ बोला जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ करेक्ट उत्तर हो जाएगा 2, केवल 2। मगध के निकट ही वज्जी राज्य था। वज्जी की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? मैंने बताया था अभी आपको, ठीक है, वैशाली। और वैशाली में ही मैंने बताया था लिच्छवी, जहाँ पे, ठीक है, गणतंत्र के अवशेष मिलते हैं, लिच्छवी। नेक्स्ट, सिकंदर द्वारा अपने विश्व विजय अभियान के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में मगध की ओर कूच करने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से इंकार कर दिया मगध की तरफ, उसकी सेना डर गया सब। सिकंदर की सेना भारत के शासकों के पैदल, रथ और हाथियों की बड़ी बड़ी सेनाओं से भयभीत है। बिल्कुल सही है, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन से नगर मगध की राजधानी कभी नहीं रही? मैंने बताया था राजगिरी और पाटलिपुत्र, श्रावस्ती नहीं थी। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा केवल और केवल 3। निम्नलिखित में से कौन मगध का शासक नहीं रहा था? मगध का शासक बिंबिसार था, उसका पुत्र अजातशत्रु, आगे चल के नंद वंश का कह सकते हैं कि प्रमुख महापद्म नंद। प्रसेनजित यहाँ पे नहीं था। ठीक है, प्रसेनजित हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इधर, और जो महाजनपद है, ठीक है, उधर हो जाएगा। ठीक है, मगध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गंगा और सोन नदियां मगध से होकर गुजरती थी। बिल्कुल सही है। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। बिल्कुल सही है। इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं। बिल्कुल सही है। सारा का सारा मैंने देखिए लाइन बाई लाइन आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन से उत्तर वैदिक ग्रंथ है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद। अब सोचिए ऋग्वेद को छोड़ के, चूंकि ऋग्वेद ही यहाँ पे ऋग वैदिक काल में लिखा गया था, ऋग वैदिक काल में। अगर ऋग वैदिक काल को छोड़ दें तो बाकी जितना भी सारा ग्रंथ लिखा गया उत्तर वैदिक काल में। इसका मतलब उत्तर वैदिक ग्रंथ कौन है? यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद। करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी। केवल 2, 3, 4 और 5। प्राचीन महत्वपूर्ण नगर कौशाम्बी निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? कौशाम्बी कहाँ था? ठीक है, तो देखने के लिए मिल जाएगा आपको इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, यहीं पे था कौशाम्बी। ठीक है, महाजनपदीय कर व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पशुपालकों को जानवर या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। बिल्कुल सही है। व्यापारियों को सामान खरीद बेचने पर भी कर देना पड़ता था। बिल्कुल सही है। आखेटक और संग्राहक कर से पूर्णतः मुक्त थे। मुक्त नहीं थे, बल्कि इनको जंगली उत्पाद ही देना पड़ता था, जंगली वस्तुएं ही देना पड़ता था। तो 3 गलत है। पूछ रहा है कौन सही है, तो 1 और 2 यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। महाजनपदों की कर प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रायः उपज का कितना भाग? 1/3वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था। भाग तो कहा जाता था, लेकिन 1/3 नहीं था। मैंने बताया था 1/6 भाग था ये, तो गलत हो जाएगा ये। कारीगरों को श्रम के रूप में कर का भुगतान करना होता था। जैसे महीने में बताया था, चाहे और ठीक है बढ़ई है, लोहार है, उसको महीने में 1 दिन जाके बेगार करना पड़ता था शासक के यहाँ। बिल्कुल सही है। तो 1 गलत है, केवल और केवल 2 सही है। महाजनपदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महाजनपदों की कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, है कि नहीं? बिल्कुल सही था। शुरुआत में हम लोगों ने देखा हुआ था। ठीक है, जैसे कि एटा के आसपास था, तरंजी खेड़ा हो गया, ठीक है, पुरानी किला हो गया। राजा सेना रखने लगे थे जिसे वेतन दिया जाता था। वेतन का संपूर्ण भुगतान आहत सिक्कों के रूप में किया जाता था। देखिए, आहत सिक्कों के रूप में तो किया जाता था, तो क्या वो संपूर्ण भुगतान था? संपूर्ण नहीं था, कुछ भुगतान आहत सिक्कों में किया जाता था। लेकिन यहाँ पे दिया क्या है? संपूर्ण। तो 1 गलत हो जाएगा। इसका मतलब केवल और केवल यहाँ पे 1। पुरातत्वविदों ने जनपद नामक इकाइयों की कई बस्तियों की खुदाई की। ये जनपद बस्तियां निम्नलिखित में से किन किन स्थानों पर स्थित है? जैसे पुराना किला दिल्ली, हस्तिनापुर मेरठ के आसपास, अतरंजी खेड़ा एटा जिला, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। तो ये दोनों हो जाएगा उत्तर प्रदेश और ये हो जाएगा दिल्ली में। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तीनों के तीनों यहाँ पे क्या है, सही है।
वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई वर्ण व्यवस्था सभी के द्वारा पूर्णतः स्वीकार नहीं की गई। बिल्कुल सही है। यहाँ पे मैंने बताया था बहुत सारा जो क्षत्रिय जो शासक थे अपने आप को ब्राह्मणों से भी सर्वश्रेष्ठ समझते थे, तो सही में नहीं माना गया था। उप महाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में पुरोहितों का प्रभाव बहुत सीमित था। मैंने बताया था बिहार यूपी तक तो ठीक था, इधर दक्षिण में भी ठीक था, लेकिन ये जो पूरब का जो क्षेत्र है बहुत अधिक, अगर उत्तर पूर्वी भारत की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत अधिक उनका प्रभाव नहीं था। इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, सी, 1 और 2 दोनों। अब यहाँ पे कथन और कारण है, एसर्शन और रीजन बोलते हैं, ध्यान से देखते चलिएगा, ठीक है। वैदिक काल में प्रायः महिलाओं को शूद्रों के समान माना जाता था। बिल्कुल सही है, ये है कि नहीं, मैंने बताया था आप लोगों को। वैदिक काल में सामान्यतः महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। ये भी बिल्कुल सही है। तो कारण जो है कथन की क्या सही व्याख्या कर रहा है। सबसे पहले उनको क्या माना गया, शूद्र माना गया, इसीलिए उनको वेदों की व्याख्या का अधिकार नहीं दिया जाता था। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, इसका मतलब कथन कारण, ठीक है, कि सही व्याख्या क्या कर रहा है, नहीं कर रहा, लेकिन दोनों कथन क्या है, सही है। तो यहाँ पे ए और आर ध्यान रखिएगा, दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण क्या है, नहीं है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे एक ही टाइप का ऑप्शन बन गया है, तो इसे आप लोग काट लीजिएगा। ए और आर यहाँ पे लिख लीजिएगा, ए सही है और आर क्या है, गलत है, इसे करके बना लीजिएगा, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। आज का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे वैदिक कालीन वर्ण विभाजन है और यहाँ पे सूची 2 में है वर्ण आधारित कार्य विभाजन है। जैसे ब्राह्मण मतलब क्या है, यज्ञ करना। शूद्र का मतलब क्या है, यहाँ पे सेवा करना। वैश्य का मतलब, वैश्य का मतलब क्या है, व्यापार करना। और क्षत्रिय का मतलब यहाँ पे रक्षा करना। तो 1 का हो जाएगा 3, यहाँ पे देख पा रहे हैं, वैसा एक ही ऑप्शन है, ठीक है, डी। 1 का 3, 2 का 1 और सी का हो जाएगा 4 और डी का हो जाएगा, ठीक है, डी का हो जाएगा यहाँ पे 3। उल्टा हो गया क्या, डी का हो जाएगा, ठीक है, ये मेरे ख्याल से गलत हो गया, ठीक है। देखिए बार, ब्राह्मण का हो गया, ठीक है, यज्ञ, तो ए का हो जाएगा 2, ए का हो जाएगा 2, ठीक है, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। और डी का हो जाएगा 3, डी का हो जाएगा 3, ठीक है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए। तो ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को चीज़ों को समझ में आ रहा होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। और कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखिए, ये सारे जो वीडियो है इसकी जो लेंथ है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, देखिए लेंथ अधिक होगी। और यहाँ तक अगर आप पहुँच पा रहे हैं तो यकीन मानिए कि आपको, ठीक है, बहुत अधिक कुछ जानने के लिए मिलेगा, सीखने के लिए मिलेगा। और यही है, मैं बार बार बोलता हूँ आप लोगों से कि सफलता के लिए, सक्सेस के लिए कोई भी शॉर्टकट रास्ता नहीं होता है। ये नहीं कि आपको 2 घंटे में पूरा 6 क्लास के NCERT पढ़ा दूँ। पढ़ाने के लिए आधे घंटे बहुत है। एक बार में मैं लेक्चर शुरू करूँगा, आधे घंटे में 6 क्लास की NC पूरी आपके लोगों की कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन आपको लगेगा कि आधे घंटे में हमने पढ़ लिया पूरा, लेकिन उससे आपका सिर्फ और सब समय खराब होगा, आपका दिमाग खुल नहीं पाएगा। और यही मैं नहीं चाह रहा हूँ, इसीलिए हर एक लेक्चर में मैं समय दे रहा हूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट इसको कराई जा रही है। तो आपका भी ड्यूटी बनता है यहाँ पे कि आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले दिनों में 6 से लेकर 12 तक की पूरी हिस्ट्री कंप्लीट करा दी जाएगी। और कोशिश कीजिए ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चों तक इसको पहुँचाने की, ताकि वहाँ पर भी देखिए एक से एक टैलेंट होता है, लेकिन वे संसाधनों के अभाव में या फिर सही गाइडेंस के अभाव में अपनी बड़ी तैयारी नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह का अगर क्वालिटी कंटेंट जाएगा तो वे भी हो सकता है कि बड़े एग्जामों की तैयारी ज़रूर करेंगे ही करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ, आप लोग भी अपनी ड्यूटी बखूबी, ठीक है, फॉलो करें। आप भी वीडियो को शेयर करें। एंड PDF के लिए इधर टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।